2 तारीख को शाम को 3 बजे साइंस की जो है एक लंबी क्लास होगी, एमसीक्यूज के माध्यम से पूरी की पूरी साइंस आपको जीके प्रवीण उड़ान इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाई जाएगी। मनदीप सर वो क्लास लेंगे, पूरी की पूरी साइंस आपको 2-3 बजे से 2 तारीख को 2 नवंबर को 3 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक वो क्लास रहेगी। 1 तारीख को हिस्ट्री की क्लास रहेगी, ठीक है। तो वो मैं उसका इंस्टा टेलीग्राम पर सारी सूचनाएं दे दूंगा, ठीक है। ओके रिपोर्टर, तो चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। राम राम जी। पहला प्रश्न देखो भाई, सीईटी खातर के है। 12वें हिंदी सम्मेलन की मेजबानी जो है कौन सा देश करने का काम करेगा? हिंदी सम्मेलन जो है 12वां हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाएगा, कौन से देश के अंदर मनाने का काम किया जाएगा? वो देश बांग्लादेश हो सकता है, वो देश फिनलैंड हो सकता है, या फिर नेपाल के अंदर, या फिर फिजी के अंदर। तो फटाफट कमेंट करके बताइए 12वां हिंदी सम्मेलन। तो आपने याद रखना ये 15 से लेकर के 17 फरवरी को मनाने का काम किया जाएगा, ठीक है। 15 से लेकर के 17 फरवरी 2023 को जो है 12वां हिंदी सम्मेलन मनाने का काम किया जाएगा। एक बात याद रखना, हिंदी सम्मेलन जो है वो किसके सहयोग से मनाया जाता है? तो याद रखना विदेश मंत्रालय के सहयोग से, ठीक है। विदेश मंत्रालय, और इसके अंदर इन्वॉल्व कौन होती है? जो सरकार ओढ़ की, यानी जिस भी देश के अंदर मनाया जाए उस देश की सरकार इन्वॉल्व होती है। तो ये 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 के अंदर जो है कड़ा मनाया जाएगा। तो आपने याद रखना फिजी, फिजी का एक शहर है नाडी, तो फिजी का एक शहर है जिसका नाम है नाडी। इसी नाडी शहर के अंदर जो है 12वां हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय और फिजी जो है, इन दोनों के सहयोग से जो है फिजी के अंदर जो है 12वां हिंदी सम्मेलन मनाने का काम 2023 के अंदर करने का काम किया जाएगा। क्योंकि आपने याद रखना फिजी वो देश है जिस देश के अंदर जो है 30% जो है वो भारतीय आबादी है, यानी 30% भारतीय लोग फिजी के अंदर हैं। और इसलिए फिजी के नाडी के अंदर जो है 12वां हिंदी सम्मेलन मनाने का काम किया जाएगा विदेश मंत्रालय और फिजी दोनों देशों के सहयोग से। बहुत बढ़िया प्रश्न भाई। हरियाणा में कुशाल कालीन शासकों के सिक्कों पर गौर करते हुए मिथ्यातल से प्राप्त सिक्कों को छोड़कर शेष हरियाणा से प्राप्त सिक्के किस धातु के बने हुए हैं? कहना के चाहो प्रस्तुत पंक्तियों में, कभी नो कहना चाहो भाई जो कुषाण शासकों के सिक्के हरियाणा से मिले हैं उनमें मिथ्यातल के सिक्के एक साइड रख दो, बाकी जो सिक्के मिले हैं वो कौन सी धातु के मिले हैं? यानी इसका मतलब क्या है भाई, मिथ्यातल तक कुषाण शासकों के अलग से सिक्के मिले हैं। तो पहले मिथ्यातल का जिक्र कर ले, ठीक है। मिथ्यातल जो है, मिथ्यातल को सिंधु सभ्यता का क्या कहा जाता है? पूर्वी डोमेन कहा जाता है। भिवानी जिले का एक गांव है। और इसी मिथ्यातल के अंदर जो है याद रखना सोने के 27 सिक्के मिले हैं कुषाणों के, ठीक है। सोने के 27 सिक्के सोने के कुषाणों को मिले, इसलिए मिथ्यातल तो सोने के मिले हैं। सोना वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। बाकी चांदी, तांबा या फिर पित्तल, इन तीनों में से है कि वो जो सिक्के जो थे वो कौन सी धातु के थे। अगर मैं बात करूं कि हरियाणा से सबसे पहले जो सिक्के मिले थे वो कौन से सिक्के मिले थे, तो आपने याद रखना हरियाणा में सर्वप्रथम जो सिक्के मिले थे वो पंचमारक सिक्के मिले थे। और ये पंचमारक सिक्के आपने याद रखना कहां से मिले थे, तो याद रखना हरियाणा के जो अगर गणराज्य की राजधानी है अगरवा जो जिला हिसार जो है सबसे पहले हरियाणा में कौन से सिक्के मिले थे, तो पंचमारक सिक्के हरियाणा के अंदर सबसे पहले मिले थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है योद्धे गणराज्य की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? प्राकृतनाग या फिर वर्तमान का नौरंगाबाद जो है भिवानी जिले का, वहां पर कौन से सिक्के मिले, तो आपने याद रखना है योद्धे के सिक्के मिले, ठीक है। नौरंगाबाद जो है, नौरंगाबाद इनकी राजधानी थी। नौरंगाबाद के अंदर एक टकसाल भी मिली है जो इटली रोम से भी सर्वश्रेष्ठ टकसाल बताई है। और नौरंगाबाद के अंदर कौन से सिक्के मिले, तो आपने याद रखना योद्धे के सिक्के मिलने का काम हुआ है। इसके अलावा कैथल जिले का एक स्थान है जहां पर लंका नरेश रावण का बचपन बीता था, वो जगह कौन सी है? थेह पोलर। थेह पोलर से एक तो कुषाण एक शासक है जिसका नाम क्या है? वासुदेव। कुषाण शासक वासुदेव के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा योद्धे गणराज्य के सिक्के अपना कड़ा मिले हैं। तो आपने याद रखना योद्धे गणराज्य के सिक्के थे पोलर नामक स्थान के ऊपर योद्धे गणराज्य के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो कुषाण और योद्धे जो है, इसके अलावा जो मैं अगर दो चार और बात करूं तो जैसे सोनीपत है, खोखरा कोट है, सुध है, जगाधरी है, इन स्थानों के ऊपर 13 यूनानी शासकों के सिक्के मिले हैं, ठीक है। यूनानी शासक जो है, यूनानी शासकों को जो है ये सिक्के मिले सारे के सारे। इतनी चीजें आपने ध्यान रखनी है। थे पोलर का हो गया। इसके अलावा इंडो ग्रीक सिक्के आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इंडो ग्रीक सिक्के। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि इंडो ग्रीक सिक्के जो है वो हरियाणा में कहां से मिले हैं, तो आपने याद रखना वो खोखरा कोट, ठीक है। खोखरा कोट जो है, खोखरा कोट से हरियाणा के अंदर कौन से सिक्के प्राप्त हुए, तो याद रखना है इंडो ग्रीक सिक्के जो हैं वो। भाई सीटी कोई पोस्टपोन नहीं हुआ है, बकवास न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस तरह के जो है बकवास आदमी है तो इनकी भड़कना लिया करो थोड़े थोड़े, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक समुद्रगुप्त नाम का शासक जो था, गुप्त वंश का शासक था, जिसने जो था गणराज्यों का खात्मा हिंदुस्तान से करने का काम किया था। समुद्रगुप्त के सिक्के कहां से मिले हैं? समुद्रगुप्त जो है कवि कहा जाता है, कवि बांधव कहा जाता है समुद्रगुप्त को, धर्म की प्राचीर कहा जाता है। इसके सिक्के हरियाणा में
करते मिले तो याद रखना मिथाथल से मिले हैं। और इसके अलावा यमुनानगर का जगाधरी जो है, यमुनानगर के जगाधरी से किसके सिक्के मिले हैं, तो समुद्रगुप्त के सिक्के 2 जगह से मिले हैं। तो आपने याद रखना कुषाणों के सिक्के हरियाणा प्रदेश के अंदर वो तांबे के सिक्के थे, बाकी जगह के ऊपर जड़ा भी मिले सारा तांबे के मिले, सिर्फ एक जगह ऐसी है जड़ा किसके मिले हैं, सोने के मिले हैं, और वो सोने के कड़ा मिले। तो आपने याद रखना मिथाथल भिवानी में 27 सिक्के सोने के मिले, बाकी जितनी भी जगह पे सिक्के मिले, चाहे थेपुलर की बात हो चाहे प्राकृतनाग की बात हो, जहां जहां भी जड़ा जड़ा भी मिले हैं, आपने याद रखना है वो सिक्के सारे सारे किसके थे, तांबे के थे। ठीक है, यानी पूछा अधिक मात्रा में किस धातु के सिक्के मिले कुषाणों के, तो आपने याद रखना तांबे के। मिथाथल से पूछो तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा, सोने के 27 सिक्के मिले हैं। हरियाणा में सबसे पहले प्राप्त सिक्के कौन से, तो पंचमार्क सिक्के सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर करते मिले थे, तो आपने याद रखना है अग्रवा से मिले थे। ठीक है, इंडो ग्रीक से जो है खोखराकोट से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, औरंगाबाद के अंदर योद्धे गणराज्य के थे, पोलर के अंदर कुषाण और वासुदेव के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त जो शासक रहा, समुद्रगुप्त के सिक्के हरियाणा प्रदेश के अंदर कहां मिले हैं, तो आपने पता होना चाहिए समुद्रगुप्त के सिक्के जो है वो कौन सी 2 जगह है, तो याद रखना मिथाथल जिला भिवानी और यमुनानगर के जगाधरी के अंदर वो सिक्के मिले हैं। कमानिया नामक धार्मिक स्थल जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, कमानिया, कमानिया नामक धार्मिक स्थल पूछ रहे क्या कि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है कमानिया। ये जो कमानिया जो है, इस कमानिया के अंदर भगवान राम का एक मंदिर है। ठीक है, भगवान श्री राम का मंदिर है कमानिया गांव के अंदर। तो वो फटाफट आप बताइए कि कौन से उसके अंदर है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, चरखी दादरी है। तब तक आप मुझे बताने का काम करें, मैं थोड़ी सी महेंद्रगढ़ के बारे में लिख देता हूं। प्राचीन नाम क्या है इसका, कन्नौड़ जो है इसका क्या है, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है, सर्वाधिक शुष्क जिला भी कौन सा है, तो महेंद्रगढ़ सर्वाधिक शुष्क जिला है। इसके अलावा सबसे कम शहरी जनसंख्या कौन से जिले के अंदर है, तो सबसे कम शहरी जनसंख्या आपने याद रखना है, तो शहरी जनसंख्या वो कौन से जिले की है, तो याद रखना सबसे कम शहरी जनसंख्या भी महेंद्रगढ़ की है। आप फटाफट मुझे उत्तर देने का काम करिएगा, सबसे कम जनसंख्या किसकी, इसी की है। अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक नमी वाला जिला हरियाणा का कौन सा है, तो उत्तर पंचकुला आ जाएगा। अर्ध शुष्क जिला कोई आपसे पूछता तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा, हरियाणा का हिसार जिला हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं महेंद्रगढ़ के अंदर धार्मिक स्थलों की बात करता हूं तो चामुंडा देवी का मंदिर है, मंडेवाड़ा मंदिर है। ठीक है, चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर है महेंद्रगढ़ के अंदर। इसके अलावा मंडेवाड़ा मंदिर जो है, मंडेवाड़ा भी कड़ा है महेंद्रगढ़ के अंदर। इसके अलावा ढोसी की पहाड़ियों पर ऋषि च्यवन ने 54 प्रकार की जड़ी बूटियों से क्या बनाया था, च्यवनप्राश बनाने का काम किया था। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, भागोत भी महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, भागोत धाम आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में रहा। भागोत धाम जो है यो भी कड़ा है, तो भागोत भी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। तो कन्नौड़िया है सर्वाधिक, आपने याद रखना है सर्वाधिक शुष्क जिला है। सबसे कम सब्जियां हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होती है, तो इसी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो सबसे कम सब्जियां होती है। ठीक है, इसके अलावा काटी और महासर नाम के, काटी और दूसरा कौन सा, महासर, काटी और महासर नाम के दोनों धार्मिक स्थल, ये दोनों के दोनों कड़ा है। इसके अलावा कमानिया भगवान राम का मंदिर है, तो ये कौन से जिले के अंदर, तो हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला जो है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, कौन सा जिला है वो, महेंद्रगढ़ जिला है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एक शहर है, शहर का नाम कौन सा है, नारनौल, जिसको सिंगों का डहर कहा जाता है। नारनौल की स्थापना किसके द्वारा करने का काम किया गया था, फटाफट बताइएगा सहबास। नारनौल की स्थापना किसके द्वारा करने का काम किया गया था, नारनौल को क्या कहा जाता है, सिंगों का क्या कहा जाता है, डहर, सिंगों का डहर कहा जाता है किसको, नारनौल को। कहा जाओ स्थापना किसके द्वारा करने का काम किया गया था, अनंगपाल तोमर जो है, अनंगपाल तोमर जो है तोमर वंश का शासक है, इसी अनंगपाल तोमर के द्वारा नारनौल शहर की स्थापना करने का काम किया गया था। ठीक है, अनंगपाल तोमर उत्तर हो जाएगा आपका। कमानिया धार्मिक स्थल भगवान राम का मंदिर कड़ा है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। राजस्व एकत्रित करने के लिए मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा करने का काम किया गया था, मुस्तखराज जो है, मुस्तखराज आपने बताना कि मुस्तखराज अधिकारी जो है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, अकबर मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के द्वारा, या फिर जहांगीर के द्वारा, या फिर ग्यासुद्दीन बलवन, या फिर वो अली नाम का लड़का जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है। तो इनमें से कौन सा वो था, तो फटाफट बताइएगा शाबाश की मुस्तखराज नामक जो अधिकारी जो था उसकी नियुक्ति कर एकत्रित करने के लिए किसके समय में की गई थी। ये वही शासक है जिसने के कर लगाए थे भारत के अंदर, गढ़ी कर लगाने का काम किया था। ठीक है, गढ़ी कर। इसके अलावा चराई कर भी लगाने का काम किया था, गढ़ी कर, चराई कर। गढ़ी कर और चराई कर ये दोनों के दोनों किसके द्वारा लगाए गए हैं, गढ़ी कर, चराई कर। गढ़ी कर जो था पशुओं का जो बांधन का स्थान अपना हरियाणा में आज भी गढ़ी कहते हैं। चराई कर किसके ऊपर था, पशुओं के ऊपर लगाया जाने वाला था चराई कर। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी क्या काम किया करता था, खुम्स जो होता था, खुम्स के अंदर जो था 5वां हिस्सा लिया करता था। खुम्स मतलब जो लूट का माल हुआ करता, लूट के माल में भी राजा की भागीदारी कितनी हुआ करती थी, तो 5वां भाग जो था यही लूटा करता था। इसके अलावा ये बंदा जो है इसने कुछ निर्माण भी करवाने का काम किया जिसका नाम क्या है, अलई
अलई दरवाजा जो है, अलई दरवाजा का निर्माण जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ये जो तुर्की वास्तुकला जो है, तुर्की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा जाता है दिल्ली का अलई दरवाजा को। इसके अलावा जो इस बंदे ने क्या किया था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली या फिर बाजार विनिमय प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली या फिर बाजार विनिमय प्रणाली जो है अपने याद रखना किसने शुरू करने का काम किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो खिलजी वंश का शासक था इसके द्वारा जो है क्या किया गया था, इसी के द्वारा जो है अपने याद रखना है मुस्तराज नामक जो खराज जो अधिकारी जो था ये किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जिसमें हिंदुस्तान का शासक था उसी टाइम पे बात है 1305 की, 1305 के अंदर हरियाणा का सिरसा और आंसी के ऊपर एक आक्रमण हुआ था, ठीक है, याद रखना 1305 के अंदर दो जगह है हरियाणा की, कौन सी, सिरसा और दूसरी जगह कौन सी है, आंसी। आंसी और सिरसा के ऊपर जो है 1305 के अंदर हरियाणा के अंदर कौन सा आक्रमण हुआ था, तो याद रखना है मंगोल आक्रमण हुआ था, ठीक है, मंगोल आक्रमण। तो मंगोल आक्रमण कौन सा कड़ा हुआ था, याद रखना 1305 में सिरसा और आंसी के ऊपर हुआ था। किसका टेम्पो हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी। कद हुआ था, तो 1305 के अंदर कड़ा हुआ था। सिरसा और आंसी के अंदर जो है हरियाणा के अंदर मंगोलों के द्वारा अटैक किया गया था। सिरसा और आंसी 1305 के अंदर किसका टेम्पो है, तो आपने याद रखना अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी का टेम्पो मामला हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा शहबाज, भारत के किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी देने का काम किया गया है। तराई हाथी रिजर्व पार्क जो है हाथियों की दशा सुधारने के लिए, ये तराई हाथी रिजर्व पार्क बिहार के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, केरल के अंदर है या फिर पश्चिमी बंगाल के अंदर है, तो फटाफट बताने का काम करिएगा भाई। मोहित यार इस तरह से लड़कियों के साथ में उलझने का काम ना करो, बेचारे उन्हें कासन मंज के तंग रहे हैं, उरे तो दम कान लाग जैसे ना, इसे काम ना करो बेटा। शाबाश बताइए शाबाश। तराई रिजर्व तो टेलीग्राम चैनल जी के परवीन उड़ान के अंदर जो है आपको सारी की सारी पीडीएफ जो है, इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है, करंट अफेयर का बहुत सारी चीजें आपको, या फिर जैसे क्लास खत्म होगी तो कल क्वेश्चन पूछे थे, आज भी जैसे ही घर जाते क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्विज पूछने का काम करूंगा। तो फटाफट बताएगा कि तराई हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व जो है याद रखना उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है पीलीभीत। पीलीभीत और दुधवा नामक स्थान जो है उत्तर प्रदेश का, इसके आसपास जो क्या किया गया, तराई हाथी रिजर्व को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर मंजूरी देने का काम किया, ठीक है, कड़ा मंजूरी देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी देने का काम किया है। 1810 के अंदर रानिया रियासत जो है वो किस जिले का एक भाग हुआ करती थी। आपने पता जैमल भट्टी की एक रियासत हुआ करती थी सिरसा जिले की रानिया रियासत। वर्तमान समय में रानिया से जो है रणजीत सिंह बिजली मंत्री हैं, वो निर्दलीय विधायक हैं। इसके अलावा जेल मंत्री हैं, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं वर्तमान समय में रानिया से, ठीक है। रानिया जो है हरियाणा के कौन से जिले का एक भाग है, तो आप सभी को पता है हरियाणा का जो सिरसा जिला जो है, सिरसा जिले का एक भाग है जिसका नाम क्या है, रानिया, ठीक है। बात है रानिया रियासत के अंदर 21 दिसंबर 1809 की, 21 दिसंबर नहीं याद रहो कोई बात नहीं, 1809 थोड़ी बहुत याद रख लियो। उरा कौन था, जाबत खान का एक नाम सुना होगा अपना, जाबत खान, ठीक है। जाबत खान जो है अंग्रेजों का विद्रोही हो गया था, तब अंग्रेजों ने क्या किया, जाबत खान पर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद जो है जाबत खान ने जब अटैक किया था, तो अटैक करने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, उसके साथ में युद्ध किया, और युद्ध के अंदर जो है वो क्या हो जाओ, हार जाओ है। और उसके बाद वो फिर क्या करता है, धीरे हार जाने के बाद में जो है अंग्रेज क्या करते हैं, इस रियासत को कौन से जिले के अंदर मिला देते हैं, तो इसको हिसार जिले के अंदर 1810 में मिलाने का काम करते हैं, ठीक है। हिसार के अंदर इसको 1810 के अंदर मिला दिया गया। उसके बाद क्या करता 1818 के अंदर, फिर अंग्रेजा तो माफी मांग ले 1818 में, मिला जो होई सोई होगी, गले मिलकर काम करूंगा। तब 1818 के अंदर क्या करे, अंग्रेजा ने दोबारा से जाबित खान जो है, जाबित खान को क्या कर दिया, बोला ठीक है तो 1314 समाड़ ले, ठीक है। जाबित खान को सिस्टम दे दिया, रियासत वापस देने का काम कर दिया। अब जाबित खान का फिर सिंह जम गए, फिर अंग्रेजा का लड़वायद करने लग गया, फिर अंग्रेजा ने सोचा तो युद्ध करना पड़ेगा, और तब अंग्रेजों के साथ में भयंकर युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंदर जो है जाबित खान क्या हो जाता है, हार जाता है। तब अंग्रेज क्या करते हैं, ये जो इलाका सारा का सारा रानिया, सिरसा और फतेहाबाद, तब ये क्या कर अंग्रेज, या मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, या बहुत इंपॉर्टेंट है, रानिया, सिरसा और तीसरी जगह कौन सी है, हरियाणा का फतेहाबाद जिला, ठीक है, फतेहाबाद। अंग्रेज तब क्या करते हैं, बात है 1837 की। 1837 के अंदर अंग्रेज इस क्षेत्र को एक नाम देते हैं, नाम के है बटियाना। एक बटियाना नामक एक रियासत कह लीजिए, या फिर एक मुख्यालय, एक संस्था, या कह लीजिए आसपास के गांव को मिलाकर के बटियाना, सिरसा, रानिया और फतेहाबाद को मिलाकर के 1837 में अंग्रेज किसका निर्माण करने का काम करते हैं, तो याद रखना बटियाना का निर्माण करते हैं। और कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि बटियाना का हेडक्वार्टर कौन सा था उसका, तो आपने याद रखना हरियाणा का सिरसा जिला जो था वो बटियाना का हेडक्वार्टर था, ठीक है। प्रसन्न हुआ जब अंग्रेजों जो थे, अंग्रेजों ने क्या किया था, हरियाणा के अंदर जो है बटियाना नामक को इलाका बना था, उसमें कौन सी शामिल थी, तो आपने बेरा उनसे रानिया, सिरसा, फतेहाबाद, ठीक है। रानिया, सिरसा, फतेहाबाद 1837 के अंदर अंग्रेजों ने बनाने का काम किया था, और जिसके हेडक्वार्टर कोई आपसे पूछने का काम करे तो हेडक्वार्टर क्या था, सिरसा था। 1810 के अंदर जो रानिया रियासत किसका हिस्सा हुआ करती थी, तो आपने याद रखना हिसार जिले का हुआ करती थी।
अगला प्रश्न देखिए ऐसे बस, खनन मंत्रालय की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन है? खनन मंत्रालय की ताजी नई ताती रिपोर्ट है जमा, ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार पूछ रही है कि सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन भारत के कौन से राज्य के अंदर होता है? उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा लौह अयस्क कड़ा कड़ा फटाफट बताइएगा शाबाश। उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा के अंदर जो है बॉक्साइट के मामले में उड़ीसा पहले नंबर के ऊपर है। क्रोमाइट के मामले में, क्रोमाइट जो है क्रोमाइट के मामले में जो है पहले नंबर के ऊपर है। कर्नाटका आप सभी ने पता है किसके के अंदर है, तो सोना जो है सोने के अंदर कर्नाटका, ठीक है, सोना सब तक अनाकड़ा होता है। इसके बाद में फटाफट बताने का काम करिएगा झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड पहला नंबर पर किसके अंदर आओ है? झारखंड, झारखंड, झारखंड किसके अंदर आओ तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम भारत में सबसे गणा 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कड़ा हुआ, तो अपना बेरा होना चाहिए झारखंड के अंदर हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक तो टीना हो गया सबसे ज्यादा, दूसरा कौन सा है छत्तीसगढ़ के अंदर? एक तो टीना हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? कोयला, ठीक है, कोयला और टीना, कोयला और दूसरा कौन सा हो गया? टीन और कोयला जो है दोनों सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है, तो याद रखना है वो दोनों के दोनों जो है छत्तीसगढ़ के अंदर होते हैं। अब लौह अयस्क का बताने का काम करो कि लौह अयस्क हरियाणा भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा कौन सी जगह के ऊपर होता है लौह अयस्क, ठीक है, तांबा, इसके अलावा हीरा, इसके अलावा मैगजीन, ठीक है, मैग्नीज, मैग्नीज, ये तीनों के तीनों में पहला नंबर किसका? तो अपने मध्य प्रदेश जो है तांबा, हीरा और मैग्नीज जो है इन तीनों के अंदर जो है पहला नंबर किसका? तो बिल्कुल मध्य प्रदेश का पहला नंबर है। अच्छा राजस्थान का भी क्या है पहला नंबर है? बिल्कुल है राजस्थान का, राजस्थान का, राजस्थान का किसके अंदर पहला नंबर है? तो याद रखना कच्चा तेल और चांदी, कच्चा तेल और दूसरा कौन सा है? चांदी जो है, कच्चा तेल और चांदी के अंदर भारत के राजस्थान राज्य पहले नंबर के ऊपर है। तो बिल्कुल खनन मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लौह अयस्क भारत के कौन से राज्य के अंदर होता है? तो उड़ीसा राज्य जो है, उड़ीसा राज्य के अंदर जो है क्या होता है? सबसे ज्यादा लौह अयस्क होता है। अभ्रक की बात करूं तो सबसे ज्यादा अभ्रक, अदरक नहीं अभ्रक, अभ्रक सब तक कड़ा हुआ, तो अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश में हुआ, अभ्रक कड़ा हुआ है, अभ्रक आंध्र प्रदेश, अभ्रक आंध्र प्रदेश, ठीक है, अभ्रक आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखो तो लौह अयस्क बॉक्साइट क्रोमाइट, लौह अयस्क बॉक्साइट क्रोमाइट ये फरीदाबाद सॉरी उड़ीसा के अंदर गणे हुए हैं, कर्नाटका में सोना हो है, झारखंड के अंदर यूरेनियम हो, छत्तीसगढ़ के अंदर कोयला और टीन हो, ठीक है। राजस्थान के अंदर कच्चा तेल और चांदी, तांबा, हीरा, मैग्नीज के अंदर पहला नंबर किसका है? तो वो किसका है? तो मध्य प्रदेश का नंबर, ठीक है। ये सारे के सारे भाई याद रखना ताजा आंकड़ा, उसका आपकी किताब पहले की प्रिंट हो रही है उसमें कि और दे रखा, ये बिल्कुल नए आंकड़े हैं जो खनन मंत्रालय से आज ही निकाल के लेके आऊं 2021 की खनन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ऐसे बस, हरियाणा से कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला? बहुत बार रिपीट कर लिया मैंने प्रश्न भाई, फटाफट बताइएगा शाबाश, कितने व्यक्तियों को पद्मश्री 2022 पुरस्कार जो है हरियाणा के व्यक्तियों को देने का काम किया गया? पद्मश्री 2022 देखो मैं नाम लिख देता हूं, तब तक आप मैंने संख्या बताने का काम करो। पहला नाम किसका है? नीरज चोपड़ा का, नीरज चोपड़ा सभी ने बेरा भाला फेंक के अंदर। नंबर 2 कौन सा है? सुमित अंतिल है, ठीक है, सुमित अंतिल, सुमित अंतिल ये भी खिलाड़ी है, पैरालंपिक खिलाड़ी है। नंबर 3 के ऊपर कौन सा आता है? मोतीलाल मदान, ठीक है, मोतीलाल मैदान, ठीक है, मोतीलाल मदान। मोतीलाल मदान का अपन याद रखना है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग और विज्ञान के अंदर। इसके अलावा नंबर 4 ओपी गांधी, ओम प्रकाश गांधी, ओम प्रकाश गांधी को किस क्षेत्र में मिला है? तो आपने याद रखना समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है, ओम प्रकाश गांधी को समाज सेवा के क्षेत्र में। 5वां बच गया कौन सा है? राघवेंद्र तंवर, और राघवेंद्र तंवर जो है इसको किस क्षेत्र में मिला है? तो आपने याद रखना है राघवेंद्र तंवर का क्षेत्र कौन सा? साहित्य के क्षेत्र में राघवेंद्र तंवर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो राघवेंद्र तंवर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया से बस। एक किताब है इनकी, किसी के ध्यान हो तो पॉलिटिक्स ऑफ द पावर ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी, इस तरह की किताब है, मेरे पूरा नाम एग्जैक्ट याद को नहीं, पॉलिटिक्स ऑफ द पावर इस तरह की किताब है। थोड़ा बहुत नाम अगर किसी का हो तो लिख लियो या, क्योंकि किताब पूछी जा सका है, क्योंकि राघवेंद्र तंवर ने मिला है। पॉलिटिक्स ऑफ द पावर, पॉलिटिक्स ऑफ द पावर यूनियनिस्ट पार्टी, इस तरह की कोई किताब है, मैं कंफर्म तो हूं नहीं, इस तरह का नाम हाथ खबड़ा याद है, पॉलिटिक्स ऑफ द पावर। वो किताब किसकी है? राघवेंद्र तंवर की है। नेट पे मिल जाएगा, सर्च मार के पेपर में जाने से पहले जरूर आपके नोट्स में इसमें लिख लियो इसने, ठीक है। तो याद रखना हरियाणा के 5 लोगों को, नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल दोनों को खेलों में भाला फेंक के अंदर, मोतीलाल मदान को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ओपी गांधी समाज सेवा करा करता तो गांधी को समाज सेवा के क्षेत्र में, राघवेंद्र तंवर जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, इनको साहित्य के क्षेत्र में, इनकी किताब का नाम आपको जो मैं लगा दिया वो आप देख लियो, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश के है, लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत करने का काम किया गया था? यानी वही पंजाब पुनर्गठन विधेयक जिसके तहत हरियाणा प्रदेश का निर्माण होता है, और ये पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो है लोकसभा के अंदर किस बंदे के द्वारा प्रस्तुत करने का काम किया गया था? जब हरियाणा प्रदेश का निर्माण हो रहा था तो 2-3 संघर्ष समिति बनी थी, उन समितियों के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली है हरियाणा संघर्ष समिति, ठीक है, हरियाणा संघर्ष समिति ये खुद बनाई गई थी, किसके द्वारा? ये बनाई गई थी चौधरी देवीलाल के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। हरियाणा संघर्ष समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? चौधरी देवीलाल के द्वारा जो है। लोकपुंज तो नहीं है भाई, लोकपुंज तो मैंने शायद पढ़ा को नहीं, ओबिस का है, जहां तक मैंने पढ़ा था तो पॉलिटिक्स ऑफ द पावर इस तरह की को किताब है, लोकपुंज मन नहीं लगता, बाकी तुम देख लियो, ठीक है। इसके अलावा जो है पंजाब सरकार की ओर से एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, उस टाइम हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, पंजाब सरकार की ओर से एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के अध्यक्ष किसको चुना गया था? पंडित श्रीराम शर्मा जो थे उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उस कमेटी का नाम अगर किसी को ध्यान है, बिल्कुल सही है, वो कमेटी कौन सी है? हरियाणा विकास पार्टी, ठीक है, कौन सी है? हरियाणा विकास पार्टी। तो हरियाणा विकास पार्टी जो है याद रखना, हरियाणा विकास पार्टी नहीं, समिति, हरियाणा विकास समिति, ठीक है, हरियाणा विकास समिति। ये समिति जो है, इस समिति का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, आज तक पेपर में कौन आई है। हरियाणा विकास समिति जो है पंजाब सरकार ने किसके गठन के नेतृत्व के अंदर? पंडित श्रीराम शर्मा जो है इनके नेतृत्व के अंदर बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? हरियाणा की भौगोलिक संरचना निर्धारित करने के लिए, ठीक है, हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना जो है, इस भौगोलिक संरचना का निर्धारण करने के लिए किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा क्या बनाई गई थी? पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा हरियाणा विकास कमेटी बनाने का काम किया गया था, समिति बनाने का काम किया गया था। और ये जो समिति जो है, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपने का काम किया था? इस समिति के द्वारा रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? तो 15 जनवरी 1966 को जो है इस समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम किया था। बिल्कुल भाई, वो तारीख कौन सी थी जब पंजाब पुनर्गठन विधेयक लोकसभा के अंदर प्रस्तुत करने का काम किया गया था? तो 18 सितंबर 1966 वो तारीख थी, ठीक है, 18 सितंबर 1966 को जो है पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो है वो लोकसभा के अंदर रखने का काम किया गया था। इंदिरा गांधी उसमें भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, फतेह सिंह बहुत बड़े नेता थे, हुकम सिंह जो थे, सरदार हुकम सिंह लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे। यानी उस टाइम पर जब पंजाब पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया उसमें लोकसभा के स्पीकर हुकम सिंह थे, एक ही बंदा बच गया जिसने पंजाब पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत करने का काम किया था, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री, जिसका नाम क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ द शेयरिंग पावर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, हाँ इस तरह का नाम था भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद रखना आपने, गुलजार लाल नंदा जो तत्कालीन गृह राज्य मंत्री थे, उनके द्वारा 18 सितंबर 1966 को संसद के दोनों सदनों के अंदर पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो है उसको पारित करने का काम किया गया था। हरियाणा विकास समिति पंडित श्रीराम शर्मा की अध्यक्षता में हरियाणा की भौगोलिक सीमा निर्धारित करने के लिए बनाई गई थी। हरियाणा संघर्ष समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? चौधरी देवीलाल के द्वारा बनाने का काम किया गया था। किस राज्य सरकार द्वारा पालतू कुत्तों का पंजीकरण जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है? पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा करंट अफेयर की किताब, आपको एक चीज नजदीक से दिखा देता हूं, आपने वो किताब खरीदी जिसके ऊपर सिर्फ 2022 लिख करके आओ, यानी जिस किताब का आगे 2023 लिख करके आओ वो किताब आप ना खरीदें, सिर्फ 2022 लिखा होना चाहिए, वही किताब आप लेते हैं। अन्य किसी किताब में कोई कंटेंट गलत होता तो उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, 2022 लिखा होना चाहिए, अच्छी देख लियो। और नजदीक से दिखा दूं, ये लिख करके ना 2022 का आगे 2023 नहीं लिखा होना चाहिए, सिर्फ 22 लिखा होना चाहिए, वही किताब आप ले सकते हैं बुक डिपो से, ठीक है। बताओ शाबाश भाई, बिल्कुल भाई, फालतू कुत्तों का अनिवार्य पंजीकरण कर दिया गया। एक आदमी एक एक कुत्ता रैक्स का है, फिर कुत्ते तो जगह जगह हो रहे, कड़ा कड़ा करेगी हरियाणा सरकार। 5,000 रुपए जुर्माना लाने का काम किया गया। तो अपने याद रखना हरियाणा, ठीक है, हरियाणा सरकार ने जो है पालतू कुत्तों का पंजीकरण करना खतरा बना दिया, ठीक है। उत्तर भारत का पहला डॉग केयर सेंटर फटाफट बताइएगा, कड़ा बनाया गया डॉग केयर सेंटर, फटाफट उत्तर भारत का कहां पर बनाया गया है? मतलब बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया, टॉप का प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट, पक्का होगा बजट तक, मेरा दिल का वही प्रश्न जुमा टॉप का प्रश्न है। देखो क्या है, भारत की संसद में जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वाधिक निर्यात जो है भारत कौन सी वस्तुओं का करता है? ठीक है, यह जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जिस दिन संसद के अंदर बजट प्रस्तुत हुआ है, बजट प्रस्तुत होने तक पहले दिन जो है क्या किया जाओ, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है जारी करने का काम किया जाओ है। कहने का मतलब क्या है, भारत जो है इसके अनुसार सबसे ज्यादा क्या पूछ रहा है कि निर्यात, निर्यात, आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब बेचना, तो सबसे ज्यादा भारत जो है वो क्या बेचने का काम करता है? निर्यात पूछ रहे क्या सबसे ज्यादा, तो फटाफट बताइए कि क्या बेचने का काम करता है? निर्यात। बताओ शाबाश, निर्यात के बारे में बताने का काम करिएगा। तब तक मैं दो चार चीजें और बता देता हूं। भारत सबसे ज्यादा आयात और निर्यात कौन से देशों के साथ किया है पिछले साल?
सबसे पहले लिखिएगा निर्यात। ठीक है, भारत ने सबसे ज्यादा किन किन देशों को बेचने का काम किया। देखो बेचने का मामला में अपनी चीज कौन खरीद सका सब तक नहीं, चीन तो खरीदे को नहीं, अमेरिका, यूएई, चीन। निर्यात देखो पहले नंबर पर अमेरिका, अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, पक्का इसके उड़ता प्रश्न। नंबर 2 यूएई, ठीक है, यूएई जिसको भारत ने बेचा है। और नंबर 3 पर कौन सा है, चीन है। ठीक है, चीन। समझ गए मेरी बात, यानी सप्तागण अपना अमेरिका को बेचा है, सप्तागण किसको बेचा है, अमेरिका को बेचने का काम किया है। नंबर 2 पर यूएई को बेचने का काम किया है। नंबर 3 पर चीन को। एक बार कमेंट की तरह इस पर ध्यान दो, एक बार बहुत काम की चीज बताऊंगा। और ठीक है, सप्तागण अपन अमेरिका को बेचा है 2021-22 में, नंबर 2 यूएई को, नंबर 3 चीन को। अब आ जाओ अपन खरीदा कौन से देश आता है। ठीक है, खरीदने को आप एक वहां आयात। ठीक है, आयात किन किन देशों से करने का काम किया है। जो निर्यात नहीं, निर्यात का उल्टा कर दो, तीसरा वाला ना पहले पे ले आओ, दूसरा वाला दूसरा पर, पहला वाला तीसरा पे ले जाओ। देखो निर्यात आयात जो है निर्यात का उल्टा कर दो, पूरा तीसरा पे कौन इसने पहले पे ले आओ, चीन। ठीक है, चीन। नंबर 2 को ऊपर है यो यूएई रह जाएगा 2 में, और 3 में कौन सा आ जाएगा, फिर 3 में आ जाएगा अमेरिका आ जाएगा। बस जमा आसान सा तरीका अपने याद रखना। बेचा नु याद रख लियो, सब तक ना बेचा अपन अमेरिका तक, किस तक बेचा, सब तक अमेरिका तक, बीच में यूएई रखना है। ठीक है, 2 नंबर पे यूएई रखना है, नंबर 3 पे कौन सा हो गया, चीन हो गया। ठीक है, ये बात जो खरीदिया अपन सब, अब बेरा बेरा है ऑटोमेटिक सी बात से भाई, चाइनीज आइटम बहुत सारे देश में मेरा सिस्टम है चाइनीज, तो चाइना 1 पे हो गया, 2 पे यूएई रखना, 3 पे पहला चले जाओगा, 3 पे कौन सा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। 3 पे समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो एक बार। ठीक है, ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो जिस चीज का समझ में आ गया। देखो भारत ने जो है के माल जो है खरीदने का काम किया, सबसे ज्यादा भारत ने के खरीदा है, तो आपने याद रखना पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज्यादा खरीदे हैं भारत ने, के खरीदा है सबसे ज्यादा, बिल्कुल पंचकूला डॉक केयर सेंटर सबसे ज्यादा भारत के द्वारा क्या खरीदने का काम किया गया, पेट्रोलियम उत्पाद। नंबर 2 मोती और कीमती पत्थर। ठीक है, नंबर 2 मोती और कीमती पत्थर। ठीक है, मोती और कीमती पत्थर, कीमती पत्थर और मोती। ठीक है, ये खरीदने का काम किया, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद भारत ने खरीदने का काम किया है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा भारत ने बेचा के दुनिया को, बेचने का काम, यानी सॉरी बेचने का काम निर्यात था, आयात के किया भारत ने, यानी खरीदिया के है सबसे पहले, तो खरीदने का के खरीदिया सबसे अधिक, कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम यो खरीदिया पेट्रोल। और नंबर 2 पर इन महिलाओं ने जमा फतूर मचा दिया, मोदी ने एक योजना चलाई थी, योजना का नाम तो मेरे दिमाग तक लिखट गया, उसके तहत क्या था भाई, सोना बैंका में दो और उस पर ब्याज मिलेगा 2.5%। ईब काला बेगन खरीदारी करे, निरा सोना का जुगाड़ बनवा, निरा सोना के गहने कंगन बनवाए, तो अपना देश तक पूरा को या कर्नाटक के खाना पर काम को चलिया, दूसरे देश तक मंगवाया। पेट्रोल नु मेरा है इतने साधन, और कच्चा पेट्रोल खरीदिया है, और दूसरी चीज क्या खरीदी अपने, सोना खरीदने का काम किया है, आयात करने का काम किया। समझ में आएगी सारी की सारी चीजें। देखो दोबारा फिर देख लो, सबसे ज्यादा बेचा के आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार अपन पेट्रोलियम उत्पाद, सॉरी खरीदा के है, बेचा के है निर्यात, निर्यात मतलब बेचना, के बेचा है पेट्रोलियम उत्पाद, और दूसरी चीज के बेची है कीमती मोती और पत्थर। खरीदा के है अपन है कच्चा पेट्रोलियम और सोना, के खरीदा है कच्चा पेट्रोलियम और सोना। पेट्रोल नु मेरा आन दो घर घर मोटरसाइकिल हो रहे हैं, घर घर लुगाई हो रहे, सोना खरीदने वाली नु याद रख लियो उसने, पेट्रोलियम कच्चा खरीदा अपन, लेकिन ठीक है सोना कच्चा आयात करने का काम किया। निर्यात का मतलब क्या हो गया, निर्यात भेजने का काम किया गया, भेजने का पेट्रोलियम उत्पाद, और कीमती पत्थर मोती अपन बेचने का काम किया, भेजने का काम किया। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज निर्यात, यानी अपन कौन सा देश को सब तक बेचे, अमेरिका को, नंबर 2 यूएई, नंबर 3 चीन। आयात में उल्टा कर दो, चीन यूएई अमेरिका हो जाओगा। एक बार सबका समझ में आ गया तो एक बार ओके लिख के भेज दो। एक आंकड़ा और करवा दूं इससे संबंधित जरूर, या बोर हो गए, या आगे चालू। अमेरिका से ज्यादा खरीदते हैं, और मैं आए तो लिखा मैंने आयात, आयात चीन का भाई, अमेरिका का नहीं है, गलत है। आयात चीन से सबसे गणाव है भारत का, वो व्यापार घाटा चीन गले देखो सब तक गणाव रहे हैं यार। ये ताजे आंकड़े हैं, इब जो संसद में बजट प्रस्तुत किया था निर्मला सीतारमण ने, उसने जो उससे पहले दिन प्रस्तुत करे गए थे वो आंकड़े हैं, वो सोता है। ठीक है, इसके अलावा देखो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कौन सा देश लेके आया है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट हो जो दूसरे देशों का, वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक एफडीआई भारत के अंदर कौन सा देश लेके आता है, तो याद रखना सर्वाधिक एफडीआई जो है भारत के अंदर कौन सा देश लेके आता है, तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर नंबर 2 के ऊपर है अमेरिका। सिंगापुर और अमेरिका जो है भारत में सर्वाधिक एफडीआई लेके आने काम करते हैं। ठीक है, सिंगापुर और अमेरिका। तीसरे नंबर पर शायद मॉरिशस का आ जाओगा, तो हम देख लियो। ठीक है, सिंगापुर तो हो जाओगा, रिपीट करूं दोबारा, काम चल जाओगा।
इंपोर्टेंट आंकड़े है, लगभग पेपर में प्रश्न होता है। दोबारा फिर देख लो, निर्यात यानी बेचने का काम भारत ने के रहा है, पेट्रोलियम उत्पाद और कीमती पत्थर और मोती। खरीदा के हैं, कच्चा पेट्रोल और सोना खरीदा है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज निर्यात, फिर कौन सा देश से सबसे घना अपन बेचा है? अमेरिका को, नंबर 2 यूएई, नंबर 3 चीन। खरीदा किससे है? पहले इसका उल्टा कर दो, चीन यूएई ने बीच में, अमेरिका लास्ट में। सर्वाधिक एफडीआई भारत में आपने याद रखना सिंगापुर। अच्छा, एक प्रश्न और आ जाओ, मान लिया आपका है कि जो कृषि उत्पाद जो है, सर्वाधिक कृषि उत्पाद अपन कौन से बेचे हैं? सर्वाधिक कृषि उत्पाद जो है क्या निर्यात किया इस रिपोर्ट के अनुसार? सर्वाधिक कृषि उत्पाद जो है क्या निर्यात करने का काम किया, मतलब बेचने का काम किया? तो कृषि रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कौन से उत्पाद बेचे गए? तो आपने याद रखना है समुद्री उत्पाद सबसे ज्यादा बेचे गए हैं। नंबर 2 के ऊपर बासमती चावल को छोड़ के चावल जो आपने क्या किया गया? कृषि उत्पादों में बेचने का काम किया, ठीक है। तीसरे नंबर पर मसाले आ जाओगे, हो जाओगी समझ में बात। यानी सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद आपने किसके बेचे हैं? कृषि उत्पाद, तो कृषि उत्पाद जो समुद्री उत्पाद बेचे हैं नंबर 2 पर। चावल, बासमती चावल में छोड़ दियो, ठीक है। ओके रिपोर्ट हो तक। अरे बहुत कम से कम भी 2-2.5 घंटे लगा क्लास का तरह सारा कंटेंट इकट्ठा करने का, फिर दिमाग में बढ़ना पड़ो सारा का सारा। अगला प्रश्न देखिएगा बस। हाल ही में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए प्रमुख न्यायाधीश बने हैं? डीवाई चंद्रचूड़, तो फटाफट बताइएगा शहबाज जी। डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो कौन से नंबर के भारत के सीजीआई बने हैं? 45 में, 50 में, 52 में या फिर 55 के अंदर? भारत का पहला जज कौन था? स्वतंत्र भारत का हीरालाल जैकी कानिया था, एच जे कानिया। 28 जनवरी 1950 को जो भारत का स्वतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट बना था तो एच जे कानिया, हीरालाल कानिया बने थे। इसके अलावा 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी दिल्ली के अंदर, और संघीय न्यायालय जब बना था तो उसके जज कौन थे? आपको पहले भी जिक्र किया, मैरिस गवेर जो है वो संघीय न्यायालय के भारत के क्या थे? संघीय न्यायालय के क्या थे? पहले जज हुआ करते थे। तो कौन से नंबर के? डीवाई चंद्रचूड़ जो है इनके एक पिता हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़ शायद देश के 16वें प्रधान न्यायाधीश थे और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाई वी चंद्रचूड़ का था। और अब जो है ये कौन से नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश है। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। डीवाई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ पूरा नाम है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग फटाफट बताएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो महत्वपूर्ण चीज आपने याद रखनी, वो तारीख कब थी? 29 दिसंबर 1953 वो तारीख थी। 29 दिसंबर 1953 को जो है भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करने का काम किया गया था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 को, जबकि 22 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संसद में इसकी घोषणा करने का काम कर दिया था। और उसके अंदर जो है कितने सदस्य से? 3 सदस्य थे। पहला नाम किसका? सैयद फजल अली खान थे। इसके अलावा नंबर दूसरा कौन था? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू दूसरे सदस्य थे। और तीसरे सदस्य कौन थे? के एम पाणिकर। तीसरे कौन थे? के एम पाणिकर जो थे वो कौन थे? तो तीसरे सदस्य थे इसके अंदर। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता है, फजल अली खान। सैयद फजल अली खान जो थे वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पटना हाईकोर्ट के पूर्व में जज रह चुके थे। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। फजल अली खान, हृदयनाथ कुंजरू और तीसरा नाम कौन सा है? के एम पाणिकर। ये 3 सदस्य हुआ करते थे जिनमें अध्यक्ष कौन से थे? तो बिल्कुल आपने पता होना चाहिए, फजल अली खान। बहुत बार हरियाणा में रिपीट हुआ है ये प्रश्न। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 30 खदान है? खान समझ गए होंगे, जिससे हम क्या उत्पाद करते हैं? खनिज पदार्थ जो है वो प्राप्त करने का काम करते हैं। तो हरियाणा के कौन से जिले में पूछ रखा कि सर्वाधिक खदान है, सबसे ज्यादा खदान? देखो हरियाणा के अंदर वर्तमान में कुल खदान जो है, कुल खदानों की संख्या कितनी? हरियाणा के अंदर 119 खदान है वर्तमान में। शायद और शायद यदि मैं गलत नहीं तो 52 का वो खदान जो है वो चालू हालात के अंदर वर्तमान समय में है। 7 जिले हरियाणा के ऐसे जिनमें एक भी खदान नहीं है। तो सर्वाधिक खदान आपने बतानी है। महेंद्रगढ़ आओगा उत्तर में जयंत, पहले मैं महेंद्रगढ़ डाला था, गलत उत्तर है। महेंद्रगढ़ के अंदर रेत की खदानें मिल सकती हैं आपको। हरियाणा में सर्वाधिक खदानें बिल्कुल कौन से जिले के अंदर? तो वो यमुनानगर के अंदर 30 खदानें हैं, पंचकुला के अंदर 18 खदानें हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर 13 खदानें हैं, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर 13 है। तो याद रखना आपने सर्वाधिक खदान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो यमुनानगर जिला जो है, यमुनानगर के अंदर हरियाणा में सर्वाधिक खदान है, 30 है टोटली। अगर हरियाणा में आपसे पूछता तो 119 खदान हरियाणा प्रदेश के अंदर है, ठीक है, 119। दूसरे नंबर पर 18 पंचकुला। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू जल उपलब्ध करवाने वाला राज्य कौन सा है? इनमें से जो होगा 100% पूछ रहे क्या भाई, हर घर में पानी पहुंचाने का काम जो है कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? 2022 का टारगेट देने का काम किया गया था इसके अंदर, और हरियाणा ने 2021 जो है 2021 के अंदर जो है इस टारगेट को पूरा करने का काम कर लिया, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जल जीवन मिशन के तहत आपने याद रखना पहला राज्य कौन सा था जिसने 100% घरों में
पानी पहुंचाने का काम किया था, वो राज्य भारत का कौन सा बना था? तो आपने याद रखना भारत का वो राज्य गोवा था। जिस गोवा राज्य ने क्या किया था, 100% जो है पानी उपलब्ध करवाने का काम सबसे पहले गोवा ने किया था। नंबर 2 कौन सा? तो आपने याद रखना नंबर 2 दूसरा राज्य भारत का कौन सा बना था? तेलंगाना राज्य था, जिसने सबसे ज्यादा पानी पहुंचाने का काम किया था। ठीक है, तेलंगाना राज्य था। वर्तमान समय में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कौन है? तो याद रखना गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वर्तमान समय में भारत के क्या है? केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है। बिल्कुल, हरियाणा भी है। इसके अलावा अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले 4-5 दिन पहले गुजरात भी बना। ठीक है, प्रश्न थोड़ा अटपटा दे रखा है, हाल ही में बना है। नो पूछ ले 2022 में, डेट दे के पूछ ले अक्टूबर का महीना में, तो गुजरात उत्तर हो जाएगा। पहला पूछ ले तो आपसे कोई, तो पहला पूछ ले तो गोवा, दूसरा तेलंगाना। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत वो है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। किसने जलवायु सेवाएं नाम से एक विशेष ऐप को लॉन्च करने का काम किया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है शाबाश, बताओ भाई। जलवायु सेवाएं नाम है, जलवायु सेवाएं जो है ये एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है। इसको किसके द्वारा लॉन्च करने का काम किया गया है? एनडीआरआई करनाल के द्वारा, सीसीयू एचयू के द्वारा, या फिर लुआस के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा जो है ये काम नहीं किया गया है? अजय कह रहे हैं हेलो पूनम। पूनम को नहीं, उत्तरा लागदर है, ध्यान दे ले नूना बोर्ड पे। देखो सबसे पहले एनडीआरआई, तो एनडीआरआई जो है इसकी स्थापना 1923 के अंदर हुई थी। कड़ा हुई थी 1923 के अंदर, जो इसकी स्थापना बेंगलुरु के अंदर हुई थी, एनडीआरआई की स्थापना। ठीक है, इंपीरियल नाम से थी शुरू में। क्या नाम था? इंपीरियल नाम से जो है एनडीआरआई की स्थापना सबसे पहले कड़ा होती है तो 1923 के अंदर बेंगलुरु के अंदर होती है। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर 1923 के अंदर होती है। और यहां जो था, ये जो इंपीरियल इंस्टीट्यूट जो था, इसने क्या किया था? 2 लोगों को कोचिंग देने का काम किया था। यानी जो इंपीरियल इंस्टीट्यूट जो था बेंगलुरु का, इंपीरियल इंस्टीट्यूट, इसके अंदर 2 लोग थे जिन्होंने कोचिंग लेने का काम किया था। महात्मा गांधी थे, दूसरे कौन से थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसके साथ में? अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में। ठीक है, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी दोनों को जो 1927 में बेंगलुरु के अंदर जो है इंपीरियल इंस्टीट्यूट के द्वारा भैंसों से संबंधित ट्रेनिंग देने का काम किया गया था। बाद में 1955 के अंदर जो है वर्तमान स्वरूप में इसको कड़ा स्थापित करने का काम कर दिया था, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थापित कर दिया था। और यह प्रश्न लेटेस्ट है, अभी आया था पीछे एग्जाम में कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर मानद विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब दिया गया था? तो 1989 के अंदर जो है एनडीआरआई करनाल जो इसको क्या किया गया था? मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम किया था। ठीक है, इसी एनडीआरआई के अंदर जो है क्या है? देश का पहला डेयरी संग्रहालय, देश का पहला डेयरी संग्रहालय, देश का पहला डेयरी संग्रहालय कड़ा है। तो आपने याद रखना एनडीआरआई करनाल के अंदर। और उसके निर्देशक कोई पूछे तो एनडीआरआई के वो कौन है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कौन है, मनमोहन सिंह चौहान। ठीक है, मनमोहन सिंह चौहान जो है वो क्या है? एनडीआरआई के वर्तमान समय में क्या है? मनमोहन चौहान जो है इसके क्या है? निर्देशक है। ठीक है, तो याद रखना ये जो जलवायु सेवाएं नाम का जो ऐप जो है वो एनडीआरआई करनाल के द्वारा ही लॉन्च करने का काम किया गया। ठीक है, एनडीआरआई करनाल जो है इसके द्वारा जो है इसको लॉन्च करने का काम किया गया। इसमें है कि सौदा जो मुर्रा नस्ल जो है, मुर्रा नस्ल की भैंस जो होती है, उस मुर्रा नस्ल की भैंस को क्या किया जाता है? उसको जलवायु से बहुत दिक्कत हो है जब जलवायु परिवर्तन हो। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के जिनके पास में मुर्रा नस्ल की भैंस है वो जलवायु सेवाएं नाम का ऐप डाउनलोड कर ले। उसमें टाइम टू टाइम जो है जलवायु परिवर्तन के बारे में, मुर्रा नस्ल को बचाने के लिए इस ऐप की स्थापना की गई। ठीक है, 1923 के अंदर बेंगलुरु के अंदर स्थापना हुई थी। 27-28 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट के अंदर महात्मा गांधी मदन मोहन ने ट्रेनिंग ली थी। 55 में करनाल आ गया था। 1989 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। भारत का पहला डेयरी संग्रहालय एनडीआरआई करनाल के अंदर है। और मनमोहन सिंह चौहान इसके क्या है? डायरेक्टर हैं। जलवायु सेवाएं नाम से ऐप जो है वो एनडीआरआई के द्वारा बनवाने का काम किया गया है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, गजब का प्रश्न है, देखो से बस। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से? ठीक है, देखो 10 अप्रैल 2022 को जो नीति आयोग जो है, इसी भाई ये जो पोस्टपोन लिख रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, इनको एक बार कड़े ब्लॉक कर देना सारे ने। नहीं पढ़ना तो आप जा सकते हैं, मुझे ऐसे यूजर के सब्सक्राइबरों की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्हें ब्लॉक कर दे जो साहब बकवास करने लग रहे हैं, हटा दे इसने। देखो भी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत जो बेस्ट प्रदर्शन किया है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब है। केरल, हरियाणा, गुजरात है। गुजरात, केरल और पंजाब है। हरियाणा राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा है। तो फटाफट बताएगा कि जिसके द्वारा जो है क्या किया गया? बेस्ट प्रदर्शन करने का काम किया गया है।
छोटे, ये बड़े राज्यों की बात है। अगर मैं छोटे राज्यों की बात करूं तो पहले नंबर के ऊपर छोटे राज्यों में जो है जलवायु सूचकांक के अंदर कौन सा रहा है, तो छोटे राज्यों के अंदर पहले नंबर पे कौन सा रहा है, तो आपने याद रखना है गोवा रहा है। यूनियन टेरिटरी के अंदर कौन सा रहा है, चंडीगढ़ रहा है। दूसरे स्थान के ऊपर कौन सा रहा है, तो आपने याद रखना त्रिपुरा रहा, ठीक है। और यूटी यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है कौन सा रहा है, तो चंडीगढ़ जो है जलवायु सूचकांक के अंतर्गत जो है अपने, ठीक है। बड़े राज्यों का अपना बताना, तो बड़े राज्यों का कौन सा है, तो बड़े राज्यों के अंदर गुजरात, केरल और पंजाब, ठीक है। बड़े राज्यों के अंदर नीति आयोग का जो जलवायु सूचकांक जो है आपने याद रखना, बड़े राज्यों के अंदर पहले नंबर के ऊपर कौन सा रहा है, तो पहले नंबर के ऊपर गुजरात, नंबर 2 केरल, नंबर 3 पंजाब। छोटे राज्यों के अंदर गोवा और त्रिपुरा। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर पंजाब, सॉरी, चंडीगढ़ जो है वो पहले नंबर के ऊपर रहा, ठीक है। अच्छा, खाद्य सूचकांक में बताओ, खाद्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा अभी पीछे खाद्य सूचकांक जारी करने का काम किया गया था। खाद्य, जैसे जलवायु सूचकांक है ना, नुए खाद्य सूचकांक जारी करने का काम किया गया था। खाद्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा। खाद्य सूचकांक के अंदर पहला नंबर बताओ बड़े राज्यों में किसका था, पहला बड़े राज्यों में पहला, तो बड़े राज्यों के अंदर पहला कौन सा है, तो आपने याद रखना तमिलनाडु। टीएन से तमिलनाडु समझियो। बड़े राज्यों के अंदर पहला कौन सा है, तमिलनाडु है। और नंबर 2 किसका होगा, नंबर 2 हो जाएगा गुजरात का आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात छोटे राज्यों की करूं तो छोटे राज्यों में कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और नंबर 2 के ऊपर कौन सा हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ये भी याद को नहीं हो एकदम, ये थोड़ा बाद में रट्टा चेप दियो उनका, ठीक है। बाद में रट्टा चेप लियो, कोई इलाज नहीं इसका, हो जाएगा, बाद में चेपना पड़ेगा रट्टा इनका, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है खाद्य सूचकांक में पहले नंबर के ऊपर कौन रहा है, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर फिर पूरा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। जलवायु में यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ था और खाद्य सूचकांक में फिर कौन सा हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। खाद्य सूचकांक में बड़े राज्यों में पहला तमिलनाडु, दूसरा गुजरात। और भाई जे सारे ना याद रहो तो कम से कम भी जे भाई थोड़ा दिमाग ले लियो, पहले पहले याद कर लियो बस। तमिलनाडु बड़े राज्य में, छोटे में गोवा, इतनी चीज याद रख लो, ठीक है। तमिलनाडु और गोवा, इतनी बात आप याद रख लो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जटियात क्षेत्र कहा जाता है। जटियात क्षेत्र जो है हरियाणा की कौन सी भौगोलिक इकाई को क्या कहा जाता है, जटियात क्षेत्र कहा जाता है। फटाफट बताइएगा शाबाश, किसको कहा जाता है। सतत विकास लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है, इस सूचकांक के अंदर पहले नंबर के ऊपर कौन सा राज्य रहा है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के अंदर जो है पहले नंबर के ऊपर कौन सा राज्य रहा है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के अंदर पहले नंबर के ऊपर कौन सा रहा है, तो बिल्कुल वो राज्य रहा है, वो केरल रहा है। नंबर है इसके 75, ठीक है। केरल सतत विकास के अंदर पहले नंबर के ऊपर केरल रहा है। नंबर 2 के ऊपर कौन सा रहा, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर तमिलनाडु और दूसरा कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। इनके 74 नंबर है दोनों के, ठीक है। उस क्षेत्र को क्या कहा गया, फटाफट बताइएगा शाबाश। हरियाणा 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 कह रहे सारे के सारे। एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए, दोबारा से बताने का काम करिएगा। उस क्षेत्र को क्या कहा है, उस क्षेत्र को देखो। बटियाना जो है, बटियाना अंग्रेजों ने किस किस को बनाया था, रानिया, सिरसा और फतेहाबाद। रानिया, सिरसा और फतेहाबाद, ठीक है। रानिया, सिरसा, फतेहाबाद, इन तीनों को मिलाकर के क्या किया गया था, तीनों को मिलाकर के बटियाना नामक क्षेत्र जो था वो बनाने का काम किया गया था, ठीक है। तीनों को मिलाकर के बटियाना बनाया गया था। 1837 के अंदर बनाया गया था। हेडक्वार्टर कौन सा था, तो हेडक्वार्टर हरियाणा का कौन सा जिला था, सिरसा जिला इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, भारतीय बोल्शेविक दल के संस्थापक कौन थे। भारतीय बोल्शेविक दल जो था ये शायद रूस का एक दल है, और जो रूस का एक दल जो है इसी की तर्ज के ऊपर जो है क्या किया गया था, भारत में भी एक बोल्शेविक दल जो है, कॉमरेड इस तरह का मामला है, तो भारत में भी एक बोल्शेविक दल का गठन करने का काम किया गया था। तो अपन नो बताना कि भारत में जो बोल्शेविक दल जो था उसका संस्थापक कौन था, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र नाथ राय, इसके अलावा नलिनी सेनगुप्ता जो कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, मानवेंद्र राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, एमडी मजूमदार। तो एएमडी मजूमदार जो है याद रखना, बोल्शेविक दल का गठन करने का काम किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो था भारत के कौन से शहर में था, तो नागपुर शहर जो है, भारत के नागपुर शहर के अंदर जो था इसका क्या था, हेडक्वार्टर था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1939 के अंदर जो है इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था भारतीय बोल्शेविक दल का। हाल ही में कहां पर मैं भी सुभाष अभियान लॉन्च करने का काम किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के ऊपर जो है मैं भी सुभाष ये अभियान जो है वो लॉन्च करने का काम किया गया। कहां पर किया गया, तो फटाफट बताइएगा। कश्मीर के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सिक्किम के अंदर या फिर लद्दाख के अंदर। मैं भी सुभाष आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो पटाई शाबाश की मैं भी सुभाष जो है
भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहां पर स्थापित किया गया? लद्दाख के अंदर किया गया है। और मैं भी सुभाष जो है वो लद्दाख का एक सांसद है, नाम दिमाग से उतर गया है, बहुत गजब के वक्ता हैं, संसद के अंदर बहुत बढ़िया भाषण दिया था उन्होंने, उनके द्वारा जो है ये लद्दाख के अंदर मैं भी सुभाष अभियान लॉन्च करने का काम किया गया है। जलोड़ मैदान जो है किस जिले में विस्तृत नहीं है? जलोड़ के मैदान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर विस्तृत नहीं है? ये चीज आपने बतानी है, फटाफट बताइएगा। यानी जल के द्वारा, नदियों के जल के द्वारा जो मिट्टी उड़ा के लाई जाती है उसी को क्या कहते हैं? जलोड़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है, जलोड़। तो फटाफट बताएगा कि कौन से जिले के अंदर जो है जलोड़ मिट्टी विस्तृत नहीं है। देखो मैप सबने दिखने लग रहा है, अगर सबने दिखने लग रहा है तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो कि सबने मैप दिख दाओ। तो एक बार देखो ऊपर हरियाणा का, देखो ऊपर 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 देखोगे आप, उरा कौन से मैदान है? शिवालिक। शिवालिक का ठीक नीचे कौन सी है? 25 मीटर की एक चौड़ी पट्टी है जिसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? गिरिपदीय मैदान, गिरिपदीय मैदान, ठीक है, गिरिपदीय मैदान, ठीक है, गिरिपदीय मैदान। देखो इस गिरिपदीय मैदान से लेकर अरावली तक ये सारा का सारा मैदान कौन सा है? जलोड़ का मैदान, ठीक है। गिरिपदीय से लेकर के अरावली तक जो है सारा का सारा कौन सा मैदान है? तो सारा का सारा जो है कौन सा मैदान है? आपने याद रखना है, ये जलोड़ का मैदान है, ठीक है। अब देखो हरियाणा के अंदर दो मुख्य नदियां के अंतर्गत हरियाणा बसा हुआ है। एक तो इस यह हो गया, यह उरा कौन सी नदी बह है? तो उरा नदी बह है घग्गर नदी, ठीक है। कौन सी है? घग्गर नदी। यह नदी उरा कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी, ठीक है। यानी ये जो घग्गर और यमुना का समतल मैदान जो है वो टोटल कितना हिस्सा है हरियाणा का? 93.7%, ठीक है। घग्गर और यमुना का टोटल जो है कितना मैदान जो है समतल मैदान जिसको बोलना यहाँ पे, तो घग्गर और यमुना का टोटल जो है 93.7% जो है घग्गर और यमुना का मैदान है, ठीक है। कितना है? 93.7%, ठीक है। 93.7% किसका हो गया? घग्गर और यमुना का, ठीक है। अब देखो मामला क्या है, दो चीजें आपने याद रखनी है। जलोड़ का जिक्र चल पड़ा तो दो ढाल की माटी है हरियाणा के अंदर, उन माटियां के बारे में थोड़ी ही, एक तो है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, प्राचीन। एक है नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। देखो भाई क्या है, इब नदी बहन लग रही है, ठीक है। यमुना नदी बह है, यमुना क्या करेगी? नदी बहोगी तो अपना गला कंकर भी ले आओगी, पत्थर भी ले आओगी, रेती भी ले आओगी, तो उससे क्या होगा? जो या माटी होगी उड़ा तो उड़ा पानी लागेगा जड़ा जड़ा इस इलाके में, तो उड़ा क्या होगा? नई मिट्टी जमती जाओगी उड़ा, समझ गए मेरी बात? नई मिट्टी जमती जाओगी, जो नई जलोढ़ मिट्टी जो उसको क्या कहते हैं? उसको खादर कहते हैं उसको, ठीक है। क्या कहते हैं? खादर। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कौन सी होगी? जिस क्षेत्र में कभी ना कभी जो है क्या हुआ करता, जिस क्षेत्र में कदे ना कदे कोई ना कोई नदी बया करती प्राचीन काल में, और नदी उस टाइम पर गला के ले आओगी, माटी तो ले आओगी, उस क्षेत्र के अंदर जो खास तौर पर हरियाणा का यू बीचड़ा इलाका जो है, यूरिया बीचड़ा, ठीक है, जहां पर नदियां कम है इस इलाके के अंदर, खासतौर पर जींद हो गया, रोहतक हो गया, हिसार का हिस्सा हो गया, थोड़ा बहुत पानीपत का हो गया, सोनीपत का हो गया, कैथल का निचरला हिस्सा हो गया, यो जो बीचड़ा गोरदारा मन करे है, यो मैदान कौन सा है? यो मैदान है प्राचीन जलोढ़ मैदान, ठीक है। प्राचीन जलोढ़ मैदान जो इसको के कहा, तो इसको कहा जाओ है बांगर कहा जाओ, ठीक है। यानी एक बार एचएसएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि यमुना नदी से दूर के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो यमुना नदी से दूर के मैदान कौन से होंगे? बांगर के मैदान होंगे। बांगर यानी जड़े के है प्राचीन टेम्पा को नदी बया करती है, वो अपने साथ में माटी लेके आओ, क्या हो गया? बांगर हो गया। खादर नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, नया नया जो सौदा हो, नया नया, ये सारा के सारा ये किसके? खादर के मैदान है, ये जो यमुना के आसपास के हैं। जितना आप यमुना से दूर चलते जाओगे तो मैदान कौन से आते जाओगे? तो वो कौन से मैदान हो जाओगे? आपने पता है, तो वो बांगर के मैदान हो जाओगे। तो जलोढ़ मिट्टी जो आप जो है कौन से जिले के अंदर नहीं है जलोढ़ के मैदान? तो पंचकुला हो जाएगा, पंचकुला के अंदर जलोढ़ के मैदान नहीं है, ठीक है। क्योंकि उरस नदियां बहु है, गुड़गांव के अंदर भी नदियां हैं इस साइड से जो निकला है, तो सिर्फ एक बच गया पंचकुला जो है, पंचकुला के अंदर कौन से मैदान नहीं है? जलोढ़ के मैदान पंचकुला के अंदर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिएगा। महर्षि वाल्मीकि के ऊपर देश की पहली शोधपीठ कहां पर बनेगी? महर्षि वाल्मीकि जो है, महर्षि वाल्मीकि के ऊपर भारत की पहली जो है शोधपीठ वो कहां पर बनेगी? ये आपने फटाफट मुझे बताने का काम करना है। वो जगह यमुनानगर है, वो जगह हिसार है, वो जगह कैथल है, या फिर वो जगह करनाल है जहां पर महर्षि वाल्मीकि शोधपीठ बनेगी? बहुत बढ़िया शाबाश भाई, बताओ शाबाश। अच्छा एक और बताओ कि महर्षि वेद व्यास शोधपीठ हरियाणा में कड़ा है। महर्षि वेद व्यास जिन्होंने, कृष्ण देवपायन महर्षि वेद व्यास जिन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर सरस्वती नदी के तट के ऊपर महाभारत को लिखने का काम किया था, महर्षि वेद व्यास शोधपीठ,
तो ये शोधपीठ जो है महर्षि वेदव्यास शोधपीठ खड़ा होगी। तो बिल्कुल कैथल का जो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत महाविद्यालय जो है इसी के अंदर क्या किया जाएगा, तो इसी के अंदर महर्षि वाल्मीकि के ऊपर शोधपीठ, इसके अलावा जो है महर्षि वेदव्यास शोधपीठ भी इसी विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित की जाएगी। ठीक है, दोनों की दोनों, कैथल के अंदर महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण महाकाव्य लिखा था, महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत महाकाव्य लिखा था, दोनों के शोधपीठ खड़ा है। कैथल जो है, कैथल का विश्वविद्यालय जो है संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी, वही स्थान है जहां पर क्या किया गया था, लव और कुश को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा क्या किया गया था, रामायण को सुनाने का काम किया गया था। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि जयंती को हरियाणा सरकार किस रूप में मनाने का काम करती है, समरसता दिवस के रूप में मनाने का काम करती है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि को जयंती को किस रूप में हरियाणा सरकार मनाती है, तो समरसता दिवस के रूप में मनाने का काम करती है। ठीक है, जीके प्रवीण उड़ान यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है परसों 2 तारीख होगी, 2 तारीख को साइंस की मैराथन क्लास होगी शाम को 3 बजे 2 तारीख को। हार्डिंग बम कांड जो था वो कब हुआ था हार्डिंग बम कांड, देखो जिस टाइम पर भारत की राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से जब दिल्ली भारत की राजधानी को ट्रांसफर करने का काम किया गया था, तो उस टाइम पर दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर जो है हार्डिंग नाम का बंदा जो है बुग्गी में बैठा जाओ था। ठीक है, बुग्गी में बैठा जाओ था। तारीख कौन सी थी, 23 दिसंबर की तारीख थी, 23 दिसंबर। ठीक है, 23 दिसंबर की तारीख थी। सन आपने बताना है। एक क्रांतिकारी है जिसका नाम क्या है, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस किससे मिलने का काम करते हैं, ये चले जाते हैं फतेहाबाद जिले का एक गांव है, गांव का नाम है ढिंगसरा। तो ढिंगसरा गांव है फतेहाबाद का। ठीक है, ढिंगसरा। इसी फतेहाबाद के ढिंगसरा गांव के अंदर एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम क्या है, पंडित लेखराम। तो पंडित लेखराम के पास ये चले जाते हैं, वैद्य लेखराम भी इनको कहा जाता है। ये लेखराम जो थे, इन्होंने जन्म तो ढिंगसरा फतेहाबाद के अंदर हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि कोई आपसे पूछता है तो कर्म भूमि याद रखना इनकी रोहतक थी। ठीक है, रोहतक के अंदर जो था एक बम बनाया गया था, और वो बम वो किसको सौंप देते हैं, रास बिहारी बोस को सौंप देते हैं। ठीक है, वैद्य लेखराम। और वो तारीख थी 23 दिसंबर 1912 की। 23 दिसंबर 1912 को रोस बिहारी बोस और उसकी टीम के द्वारा जो है बम फेंकने का काम किया गया था, लेकिन उसमें बाड़ बाड़ बच गया था दिल्ली के चांदनी चौक में। अब इसमें हरियाणा का क्या प्रश्न बना कि जो ओर्डिंग की बग्घी के ऊपर जो बम फेंका गया था, वो बम कहां बनाया गया था, तो हरियाणा के रोहतक के अंदर बनाया गया था। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के जो मुख्यमंत्री, वो भी बम बनाना जानते थे, वैद्य लेखराम के मित्र थे। बनाने का काम किसके द्वारा किया गया था, वैद्य लेखराम के द्वारा, जिनका जन्म फतेहाबाद के ढिंगसरा गांव के अंदर हुआ था। यह चीज आपने याद रखना। ठीक है, इस मामले में बहुत सारे लोगों को फांसी हो गई थी, जैसे बसंत कुमार नाम के क्रांतिकारी थे, उनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, फांसी देने का काम कर दिया था इसको। अच्छा, इस कांड को जो है किस नाम से जाना जाता है, इस कांड को किस नाम से जाना जाता है, जो होर्डिंग बम कांड जो है, इसको कौन सा षड्यंत्र मामला कहा जाता है, फटाफट बताने का काम करिएगा। एक अमीर चंद थे, एक अवध बिहारी थे। अमीर चंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार, बाल मुकुंद, ये 4 क्रांतिकारी थे शायद। ये इन चारों को फांसी दे दी गई थी। और ये जो क्या नाम है इनका, रास बिहारी बोस जो थे, वो भूमिगत होकर के जापान चले गए थे, जापान में फरार हो गए थे। और लेखराम जो थे वो भी क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। बसंत कुमार, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और अमीर चंद। ठीक है, ये 4 को क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने फांसी देने का काम कर दिया था। तो 23 दिसंबर 1912 को होर्डिंग बम कांड था, जिसको दिल्ली षड्यंत्र मामला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र मामला। हरियाणा के ताल क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलों को किस नाम से जाना जाता है, जो ताल क्षेत्र है हरियाणा का, उसके अंदर जो है, ताल क्षेत्र के अंदर जो है, सैनी गर्ल को ब्लॉक किया जाए, तुरंत काले ब्लॉक कर दे भाई इसको। ठीक है, जो लड़की बनाने का काम कर रहे हैं इसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए। बताओ वैसे बस। एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, ऐसी कोई न्यूज नहीं है, पढ़े जाओ। काकोरी अलग मामला है भाई, नुपुर। देखो भाई, ताल क्षेत्र में जो अस्थायी झील के है, खासतौर पर जो राजस्थान से जो एरिया टच कर रहा है, महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी का कुछ एरिया है, उड़ के है टिब्बे है। ठीक है, टिब्बे बनेंगे तो टिब्बे के स्त्रियां हैं, इस तरह वो ये ताल हैं, इनमें कह जो रेता उड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, बारिश में हो जाएगा, पानी बन जाएगा और ये झील बन जाओगी। इन झीलों को क्या कहा जाओ, ठूंठ भी कहा जाओ है, बावड़ी भी कहा जाओ, दोनों कहा जाओ है, जो अस्थायी झील होते हैं। क्या क्या कहा जाता है, ठूंठ और बावड़ी दोनों कहा जाता है अस्थायी झीलों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ऐसे बस भाई, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। अभी नेत्रहीन T20 विश्व कप जो है दिसंबर के महीने में हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर जो है एक मैच होगा, फरीदाबाद के अंदर नेत्रहीन T20 विश्व कप, जो अंधे लोग जो उनके लिए। और इसका ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, VVS लक्ष्मण या फिर कपिल देव। तो युवराज सिंह जो है, युवराज सिंह को नेत्रहीन क्रिकेट का विश्व कप का जो है क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम किया गया। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए ऐसे बस, हड़प्पा के लोगों के द्वारा किसकी पूजा की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ये पूछ रहेगा कि वो किसकी पूजा करने का काम किया करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो फटाफट बताइएगा किसकी पूजा किया करते थे वो लोग। देखो, पवित्र पशु हड़प्पा सभ्यता का कौन सा था? पवित्र पशु। तो वो कौन सा था? कुबड़ वाला सांड जो था वो उनका क्या था? पवित्र पशु था। इसके अलावा ये मात्र सतात्मक थी, तो याद रखना मात्र देवी की पूजा किया करते थे। बहुत जगह वर्णन है कि वो आदि शिव की पूजा किया करते थे, ठीक है, भगवान शिव की नहीं, आदि शिव की पूजा करने का काम किया करते थे। पवित्र पशु उनका कौन सा था? तो बिल्कुल सही है, पवित्र पशु कौन सा था? तो याद रखना सांड पवित्र पशु था। मात्र देवी की पूजा किया करते थे, आदि शिव की पूजा किया करते थे। दूध को मीठा करने के लिए जो है वो याद रखना अपने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो गन्ने से परिचित नहीं थे। गंडा का कौन बेरा था ना, गंडा नहीं होगा तो गुड़ भी को नहीं होगा, गुड़ भी तो फिर चीनी भी को नहीं होगी, ना शक्कर होगी, ठीक है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो दूध को मीठा करने के लिए एक प्रश्न आता, किसका उपयोग किया करते थे? शहद का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। वो किस पक्षी की पूजा किया करते थे? मोर की, बुलबुल की, कौवे की या फिर कबूतर की? किसकी पूजा करने का काम किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? बहुत बढ़िया शाबाश भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। बताओगे किसकी पूजा किया करते थे? बिल्कुल सही है, कबूतर की पूजा किया करते थे वो, ठीक है, कबूतर की, सांड की, मातृ देवी की और आदि शिव की। शहद वो मीठा करने के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? बताइएगा शाबाश। दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा जो हरियाणा प्रदेश का, उसके अंदर कितने सेंटीमीटर बरसात होती है, ये बात पूछ रखी है। देखो, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा खातर बहुत आसान सा सौदा सिस्टम बता रखा है, फिर भी समझ में नहीं आता तो मेरे पास कोई इलाज को नहीं उस चीज का। देखो क्या मामला है, यानी दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा देखने का तरह हरियाणा का बीचों बीच जो है इस तरह प्लस का निशान लगा लो। ऊपर कौन सी दिशा? उत्तर है। नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण है। इस साइड पूर्व पड़ गया, इस साइड कौन सा हो गया? इस साइड हो गया पश्चिम हो गया, ठीक है, पश्चिम। अब देखो, दक्षिण पश्चिम यो इलाका हो गया, यो इलाका। इस इलाके के अंदर जो दक्षिण पश्चिम के अंदर पूछ रहे क्या कि कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 15 से 18, 20 से 23, 25 से 28 या फिर 30 से 35? फटाफट बताएगा कि इस क्षेत्र के अंदर कितनी वर्षा होती है। बहुत बढ़िया से बस। देखो भाई, हरियाणा में सबसे गर्म महीना कौन सा है? हरियाणा में सबसे गर्म महीना, गर्म माह जो हरियाणा में कौन सा होता है याद रखना है, वो होता है मई, सबसे गर्म। सबसे ठंडा महीना हरियाणा में कौन सा है? तो याद रखना जनवरी सबसे ठंडा महीना है। हरियाणा का सबसे गर्म और ठंडा स्थान, दोनों इशार हो जाएगा, गर्म और ठंडा स्थान हरियाणा में, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा में कड़ा हुआ तो याद रखना अंबाला के अंदर हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा हुआ है। सबसे थोड़ी वर्षा हरियाणा के अंदर कोई आपसे पूछता तो याद रखना हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हुआ है। एक स्थान के ऊपर देव तो सबसे अधिक यमुनानगर के छछरौली जिसको चेरापूंजी कहा जाता है, और सबसे थोड़ी वर्षा किसी एक स्थान के ऊपर वो भिवानी जिले के लोहारू के अंदर जो कि हुआ सबसे थोड़ी वर्षा हो, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा सबने बेरा है हरियाणा के अंदर कड़ा हुआ है, इस इलाके के अंदर है उत्तर पूर्व, इसी भाग के अंदर जो है सर्वाधिक वर्षा है 200 से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक जो है सर्वाधिक वो है। अब फटाफट बताने का काम करिएगा कि दक्षिणी पश्चिम जो है, दक्षिणी पश्चिम के अंदर जो है हरियाणा के अंदर कितनी वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिम के अंदर आपने बताने का काम करना है। तो दक्षिणी पश्चिमी जो है उसके अंदर कितनी होती है? 25 से 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 से 35 सेंटीमीटर जो है वो दक्षिणी पश्चिम के अंदर वर्षा, ठीक है। 25 से 35 सेंटीमीटर जो है वो कहां पर होती है? तो दक्षिण पश्चिम के अंदर जो है कितनी होती है अपने याद रखना है। तो याद रखना 25 से 35 सेंटीमीटर जो है। भाई चंचल यादव जे मन ने एडमिट कार्ड देने होंगे तो बेटा इब्बे दे देना, बड़ा करने में कोई फायदा को नहीं, ठीक है। अधिकतम वर्षा, बिल्कुल अधिकतम वर्षा हरियाणा के कौन से महीनों के अंदर होती है? तो जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर जो है, जुलाई अगस्त और सितंबर इस एरिया के अंदर जो है अधिकतम वर्षा होती है, ठीक है, अधिकतम वर्षा, ठीक है। संसद द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया विधेयक जो है ये कब पारित किया गया था? भारत की संसद जो है, संसद के द्वारा जो है यूटीआई एक्ट जो है वो कब पारित करने का काम किया गया था? तो 1963 के अंदर राजभाषा आयोग भी बना था और यूटीआई भी पारित हुआ था। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको तुरंत दे दी जाएगी, ठीक है। हरियाणा में वर्षा ऋतु का तापमान गिरने का प्रमुख कारण क्या है? यानी बरसात जब हो तो बरसात के अंदर हरियाणा में टेम्परेचर डाउन आ जाता है, और इसका कारण क्या है? वर्षा कारण इसका आर्द्रता, नमी आ जाती है या फिर धूप की कमी हो जाती है, या फिर ये सारे के सारे कारण जो है हरियाणा के अंदर वर्षा ऋतु के गिरने का कारण है। तो फटाफट बताने का काम करिएगा कि सर्वाधिक कारण ऐसा कौन सा जिससे हरियाणा में क्या है
अधिकतम वर्षा कौन सी मानसून के कारण होती है? हरियाणा में अधिकतम वर्षा तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा हरियाणा के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा जो बंगाल की खाड़ी से उठकर आती है, हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर क्या करती हैं? अत्यधिक वर्षा करने का कारण करती है। तो याद रखना ये सभी हो जाएगा। वर्षा, आर्द्रता, धूप की कमी के कारण जो है हरियाणा में क्या हो जाता है? तापमान गिर जाता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन सा देश करने का काम करेगा? 2023 के अंदर इंटरपोल जो है, इंटरपोल की मेजबानी 7 सितंबर 1923 को जो है, इसका गठन हुआ था इंटरपोल का 7 सितंबर 1923 को जो है इसका गठन हुआ था 7 सितंबर को। और इसकी जो 2023 में पूछ रखा कि मेजबानी कौन सा देश करने का काम करेगा। ठीक है, बताइए शाबाश। लियोन फ्रांस के अंदर जो इसका क्या है? हेडक्वार्टर है लियोन जो है, लियोन फ्रांस के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अब बात ये 2023 की है, लेकिन 2023 में आपने याद रखना ये 91वें नंबर की। ठीक है, 91वें नंबर की है। रोम, मैड्रिड, वियना या फिर सिंगापुर के अंदर कौन से उसके अंदर? तो फटाफट बताने का काम करेगा कौन से उसके अंदर ये होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश आपके सभी के, गजब के कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। बहुत बढ़िया, शाबाश। औसतम वर्षा भाई लगभग 45 सेंटीमीटर, किसने पूछा था? लगभग 45 सेंटीमीटर हरियाणा के अंदर औसत वर्षा मानी जाती है, 45। देखो 2022 की जो इंटरपोल की बैठक की मेजबानी करने का काम किया गया है वो अपन ने करे, यानी अपन ने मतलब मन तो करे, अपने देश ने करे। ठीक है, 2022 की जो है 90वीं बैठक थी। ठीक है, 2022 के अंदर इंटरपोल की 90वीं बैठक की मेजबानी जो है भारत के द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर करने का काम किया गया। ठीक है, याद रखना है 2022 की जो थी वो कौन से देश ने करी है? भारत के अंदर जो है दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर जो इंटरपोल की 90वीं बैठक हुई थी। अब आपने बताना कौन सा है कि इंटरपोल की 91वीं बैठक जो है वो कौन सी जगह के ऊपर 2023 के अंदर होगी। ठीक है, किम जोंग नाम का बंदा इसका हेड है, तो वो आपने बताना कि कड़ा होगी फटाफट। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो वो कौन सा कड़ा होगी? तो वियना के अंदर जो है 2023 की होगी। 23 वाली ना भी याद रहे, भारत वाली जरूर याद रख लियो। 2022 की भारत में प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर हुई थी। 7 सितंबर 1923 को इसका गठन हुआ था इंटरपोल का। लियोन फ्रांस के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। किस क्षेत्र में चट्टानी तल की मृदा का प्रसार हरियाणा के अंदर नहीं है? चट्टानी तल की मृदा का प्रसार दादरी, महेंद्रगढ़ या फिर पलवल? फटाफट बताइएगा कि हरियाणा के कौन से क्षेत्र में जो है चट्टानी तल की मृदा जो है इसका क्या नहीं है? प्रसार नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया इंडियन प्रश्न है हरियाणा ज्योग्राफी के। देखो चट्टानी तल, तो फटाफट बताइए शाबाश। चट्टानी तल मामला क्या हुआ? सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। चट्टानी तल मृदा ये एक मिट्टी है एक प्रकार की, और ये आपने बताना है कि चट्टानी तल की मृदा इसका जो है, देखो इसके अंदर पहली चीज तो केकेओ है, बलुआ पत्थर। केकेओ इसके अंदर, देखो इसके अंदर केकेओ है, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर प्लस चीक प्लस में बजरी, यो मामला हो। ठीक है, देखो जो माटी पहाड़ी एरिया में पाई जाओ है, खासतौर पर शिवालिक की रेंज की बात करूं मैं, या जो माटी जो है या और या पाई जाओ, या इसी माटी को जो पंचकुला, अंबाड़ा और यमुनानगर को इसी माटी, या फिर मैं कहूं गिरिपदीय मैदान, जो गिरिपदीय मैदानों के अंदर जो माटी पाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है? उसी गिरिपदीय मैदान की माटी को क्या कहा जाता है? चट्टानी तल कहा जाता है, जिसको घर या फिर कंधी कहते हैं, घर या फिर कंधी। ठीक है, ये जो मिट्टी जो तीन जगह के ऊपर पाई जाओ खासतौर पर, लेकिन और भी बहुत सारे इलाके जैसे ये मिट्टी महेंद्रगढ़ के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो खास तौर पर, यह जो माटी जो है या कड़ा कड़ा मेन जगह कौन सी है? जरा जरा मुख्य रूप से यह माटी पाई जाओ है, जैसे कालका है पंचकुला का, उड़े पाई जाओ है, अंबाड़ा का नारायणगढ़ है, यमुना का जगाधरी है, यमुनानगर का जगाधरी है, उरा जो है सारी की सारी यह मिट्टी कड़ा पाई जाओ, इन्हें जगह के ऊपर पाई जाओ, यह चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो वो जगह कौन सी जहां पर यह मिट्टी नहीं पाई जाती? बेस्ट सर जी नरेश कुमार, थैंक यू। बताओ शाबाश। चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद या फिर पलवल? पलवल के अंदर, फरीदाबाद में पहाड़ी है, महेंद्रगढ़ में भी, दादरी के अंदर भी। ठीक है, तो कौन सी जगह बचेगी? पलवल के अंदर यह माटी कौन पाई जाती? हाल ही में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग जो है कौन से शहर के अंदर आयोजित करने का काम किया गया है? यानी खेलो इंडिया के तहत जो है, आपने याद रखना, बिल्कुल घर और कंधे कहा जाए इसको, खेलो इंडिया के तहत जो है महिला जूडो नेशनल लीग जो है ये भारत के कौन से शहर के अंदर आयोजित करने का काम अभी हाल ही में किया गया है? तो फटाफट बताने का काम करेगा। देहरादून, नई दिल्ली, भोपाल या फिर पंचकुला के अंदर जो है ये महिला जूडो नेशनल लीग जो है भारत की नई दिल्ली के अंदर जो है पहली बार जो है नई दिल्ली के अंदर महिला जूडो चैंपियनशिप जो है ये पहली बार नई दिल्ली के अंदर हुई थी। ठीक है, लगातार पिछले तीनों सालों, बहुत टॉप का प्रश्न है भाई, लगातार पिछले तीनों एशियाई
इस तीनों साल में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21, 22 में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? यानी जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है लगातार 2020, 21 और 22 लगातार तीनों साल जो है गोल्ड मेडल जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, और ये जीत करके वो पहला खिलाड़ी बना है भारत का। उस खिलाड़ी का नाम आपने बताना है। बजरंग पुनिया है, अमित नरवाल है, योगेश्वर दत्त है, या फिर रजत पदक जीतने वाले ओलंपिक के जिसका नाम क्या है, रवि कुमार दहिया है। जय श्री कृष्ण नाम की एक आईडी है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जय श्री कृष्ण वाले ने उत्तर दिया है। विनोद देख रहे हो विनोद, बिल्कुल वो बंदा कौन है, रवि दहिया। ठीक है, रवि दहिया ने विश्व जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21, 22 में लगातार कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 3 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। किसके द्वारा? रवि कुमार दहिया। ई गवर्नेंस के मामले में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? ई गवर्नेंस के मामले में फटाफट कमेंट करके बताओ, ई गवर्नेंस के मामले में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? मतलब बहुत बढ़िया प्रश्न आएगा। सामाजिक आर्थिक संकेत रिपोर्ट 2022 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में हरियाणा का देश में कौन सा नंबर है? सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार मानव विकास सूचकांक के अंदर जो है भारत का, हरियाणा का नंबर जो है भारत में कौन सा है? 11वां स्थान है, 12वां स्थान है, 13वां स्थान है, या फिर 14वां स्थान है? फटाफट बताने का काम करिएगा। शाबाश भाई। देखो इस रिपोर्ट के अंदर मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत का नंबर कौन सा है? इसके अलावा भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा राज्य का नंबर कौन सा? 3 आंकड़े आपने इस रिपोर्ट के याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल नाहरे गांव सोनीपत, आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। देखो भाई, भारत का स्थान जो है सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार जो है 131वां स्थान है भारत का। राज्यों में पहला स्थान किसका है? याद रखना आपने, केरल का है। हरियाणा का आपने बताना है कि हरियाणा का स्थान जो इस रिपोर्ट के अंदर कौन सा है, मानव सूचकांक के अंदर कौन सा है। तो हरियाणा का जो मानव सूचकांक के अंदर स्थान जो है सबका गलत उत्तर है, गलत उत्तर है, गलत उत्तर है। गरिमा नाम की लड़की ने सही उत्तर दिया, तो हरियाणा का इसमें 13वां स्थान है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के अंदर हरियाणा का 13वां, राज्यों में केरल। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 131वां स्थान इस मानव विकास सूचकांक के अंदर। ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर बताओ शाबाश, जो ये रिपोर्ट जारी की गई है इसमें एक स्वास्थ्य सूचकांक का वो भी है, आंकड़ा है, स्वास्थ्य सूचकांक। स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का कौन सा नंबर है? राज्य कौन सा है स्वास्थ्य सूचकांक में? और हमारा हरियाणा स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर 2022 में कितने नंबर पर रहा है? देखो भाई, स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर भारत का नंबर कौन सा रहा है? स्वास्थ्य सूचकांक, बहुत बढ़िया आपके कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया शाबाश। स्वास्थ्य सूचकांक भारत का नंबर रहा है 66वां। भारत का नंबर 66वां रहा है। राज्य कौन सा है? केरल है। और हरियाणा का स्थान कौन सा रहा है? हरियाणा का स्थान 11वां रहा है। ठीक है, बिल्कुल निकेश यादव आपने सही उत्तर दिया। हरियाणा प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है? तो हरियाणा प्रदेश का जो है कौन सा रहा है? 11वां रहा है। अगर नो पूछे कि हरियाणा का कौन सा जिला था जो पहले नंबर के ऊपर रहा स्वास्थ्य सूचकांक में, फिर स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा का जिला कौन सा रहा है, तो याद करिएगा हरियाणा का पंचकुला जिला जो है वो स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर जो है पहले नंबर के ऊपर रहा है। अगर मैं मानव विकास सूचकांक की बात करूं तो इसमें हरियाणा का पहले स्थान के ऊपर रहने वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना हरियाणा का पहले स्थान के ऊपर रहने वाला जिला गुड़गांव है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपने दे दूंगा। ये 2 आंकड़े हो गए स्वास्थ्य सूचकांक के और मानव सूचकांक के, दोनों रट्टाफिकेशन किमें कर लियो, सौदा देख लियो। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो सभी को पता 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रत्येक 24 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 24 अक्टूबर को जो है यूएन डे यानी संयुक्त राष्ट्र संघ मनाने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए शाबाश, हरियाणा सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित और अनाथों जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है, उनकी बेटी के विवाह के लिए कितने रुपए की इनामी राशि देने का काम किया जाएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है वैसे। बस विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित को, अरे थोड़े जमास्त है, बताइए शाबाश कि निराश्रित, विधवा या फिर तलाकशुदा। ताश खेलन लग रहे हैं बाहर, फिर आप सिर्फ मारा किल की। बोलो भाई शाबाश। मनीष शर्मा बहुत बढ़िया, 71,000 रुपए आप कह रहे हैं, बहुत बढ़िया शाबाश। बिट्टू नमस्कार। विकास, अरे उत्तर दे दो। गोल्डी 71,000, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कितनी अच्छी आपकी तैयारी चल रही है,
विधवा, तलाकशुदा, निआश्रित और अनाथों के बच्चे जिनकी 1 लाख रुपए से कम इनकम है, उनको जो है हरियाणा सरकार 71,000 रुपए, 51,000 रुपए, 41,000 रुपए देने का काम करती है। लगभग सभी बच्चे 71,000 कह रहे हैं, बधाई के पात्र हैं सारे के सारे, क्योंकि सबका गलत उत्तर है, गलत सा है 71,000। प्रश्न की सेंस आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो नहीं पढ़ोगे तो गलती होगा। देखो, एक लाइन सब में लेनी है, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है। एससी और एसटी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एससी और एसटी के लिए हरियाणा सरकार 71,000 रुपए देने का काम करती है उनकी छोरियां में। अब देखो, इसमें गरीबी रेखा से नीचे तो है ना, तो विधवा हो रहा है, ना तलाकशुदा इसके अंदर जिक्र कराया मैंने, ना निआश्रित कराया, ना अनाथ कराया, फिर भी गप दन है कि मिच का 71,000 ना जी जमा सही है 71,000 मेरा तो, बस मैं बैठा बैठा ठीक करके ना हो सही हो गया, मैंने पढ़ा था मास्टर तो गलत पढ़ा हो था। गरीबी रेखा से नीचे एससी एसटी को 71,000 रुपए दिए जाओ है, इसके बताओ कितने रुपए दिए जाओ है, और बहुत सारे दो चार आंकड़े इसके मामले में। देखो, जो खिलाड़ी है हरियाणा की, कोई भी खिलाड़ी है, किसी भी जाति की है, किसी भी वर्ग से आती है, उस खिलाड़ी के ब्याह में ताऊ खट्टर 31,000 रुपए कन्यादान देने का काम करेगा, ठीक है। कितने रुपए देगा? 31,000 रुपए ताऊ खट्टर उस विवाह के अंदर देने का काम करेगा, ठीक है। कोई भी दिव्यांग बेटी है, दिव्यांग, ठीक है, दिव्यांग समझते हो, दिव्यांग बेटी जो है, दिव्यांग बेटी की शादी में भी हरियाणा सरकार 31,000 रुपए देने का काम करेगी, ठीक है। दिव्यांग के मामले में भी कितने हैं? 31,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी, ठीक है। खिलाड़ी में कितने मिलेंगे तो याद रखना 31,000 रुपए। अगर पति पत्नी दोनों विकलांग है, अगर मान लीजिए पति और पत्नी दोनों विकलांग है, पति और पत्नी, पति पत्नी दोनों विकलांग है, उनकी बेटी के शादी के लिए भी कितने रुपए हरियाणा सरकार देगी? उसके लिए भी हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? 31,000 रुपए देने का काम करेगी, ठीक है। इसके अलावा सामूहिक विवाह, जो इकट्ठा विवाह होगा छोरियां का, और पर बेटी 51,000 रुपए देगी। सामूहिक विवाह, जो सामूहिक विवाह को नहीं होगा, इकट्ठा गरीब कन्या का संस्था वगैरह कराया जाएगा, और 51,000 रुपए देगी। तो याद रखना, इस महीना इनामी राशि क्या, सॉरी इनामी राशि नहीं, सगुन की राशि 51,000 रुपए, ठीक है। तलाकशुदा, निआश्रित और अनाथों के परिवार के 1 लाख से कम है, उनके 51,000 रुपए। गरीबी रेखा से नीचे वाले एससी एसटी वाले, उनकी 71,000 रुपए, ठीक है। गरीबी रेखा से कम नीचे और एससी एसटी वाले, उनके 71,000। खिलाड़ियों को, दिव्यांग को, पति पत्नी दोनों विकलांग है, उनकी बेटे को कितने रुपए देगी? 31,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी, ठीक है। बात समझ में आएगी। सामूहिक विवाह में हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? 51,000 रुपए हरियाणा सरकार देगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा बस। FATF ने 4 साल बाद किस देश को ग्रे लिस्ट से हटाने का काम किया है? ये एक वैश्विक निगरानी संस्था है, और इसके द्वारा बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान और इटली, अभी भारत का एक पड़ोसी देश है म्यांमार, जरा सैन्य शासन लगा हुआ है, म्यांमार को जो है क्या कर दिया गया है? ब्लैक लिस्ट करने का काम कर दिया गया है FATA के द्वारा। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया, इससे पाकिस्तान को जो फंड वगैरह मिलना होगा वो पीछे पासे पाकिस्तान में मिल जाएंगे, ठीक है। और म्यांमार को ब्लॉक कर दिया, बात याद रख लियो। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी के वर्तमान के निर्देशक कौन है? फटाफट बताइएगा शाबाश। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी जो है, इसके वर्तमान के निर्देशक कौन है? ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा का नंबर कौन से नंबर पे है? हरियाणा ऊर्जा दक्षता सूचकांक के अंदर हरियाणा का नंबर कौन सा? फटाफट बताइएगा। और इस प्रश्न का उत्तर जो है हिंदी साहित्य अकादमी के सी कह रहे हैं, डॉक्टर चंद्र तिरखा, हरियाणा साहित्य अकादमी, ठीक है। डॉक्टर चंद्र तिरखा किसके निर्देशक हैं? हरियाणा साहित्य अकादमी। याद रखना है, निर्देशक पूछ रहे, क्या अध्यक्ष पूछा तो मनोहर लाल खट्टर होगा, ये निर्देशक है सारे के सारे। सुनील कुमार वशिष्ठ जो है, ये याद रखना है, पंजाबी साहित्य अकादमी के क्या है? निर्देशक हैं। नरेंद्र कुमार आपने याद रखना है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, ठीक है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जो है, इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र कुमार है। तो हिंदी साहित्य अकादमी हरियाणा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है पूर्णमल गौड़ जो है वो हिंदी साहित्य अकादमी के हैं। चंद्र तिरखा हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। सुनील कुमार वशिष्ठ पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र कुमार हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, जबकि पूर्णमल गौड़ जो है वो हिंदी साहित्य अकादमी हरियाणा के अध्यक्ष हैं। ऊर्जा दक्षता सूचकांक के अंदर हरियाणा का नंबर कौन सा है? तो तीसरे नंबर के ऊपर है हरियाणा, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में तीसरे नंबर के ऊपर है। राक्षी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? राक्षी,
राक्षसी जो नदी है नु पूछ रहा कि कौन सी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, राक्षसी नदी का पे जिक्र करा तो कड़ता निकला है या शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, राक्षसी नदी कड़ता निकला शिवालिक की पहाड़ियों से। इसके बाद शिवालिक की पहाड़ियों से निकल करके कड़ा जाओ है यमुनानगर, और यमुनानगर के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या है, शाहपुर। और यमुनानगर के शाहपुर में पहली बार यह कड़ा है मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करने का काम करती है। इसके बाद यह कड़ा जाओ है कुरुक्षेत्रा जाओ है। कुरुक्षेत्रा का एक जगह जड़ा एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी, वो जगह कौन सी है, लाडवा। और लाडवा के अंदर जाकर के ये कौन सी नदी के अंदर मिल जाती है, ये चीज आपने बतानी। ठीक है, कुरुक्षेत्र के लाडवा के अंदर। गलत उत्तर है एमएस खटखड़, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चोटांग जो नदी जो है, चोटांग, ठीक है, चोटांग के अंदर जाकर के मिल जाती है। ये चोटांग जो है, इसी चोटांग को वेदों में कौन सी नदी कहा है, द्रसदवती नदी, द्रसदवती नदी कहा है। द्रसदवती नदी जो है आपने याद रखना है यमुना और सरस्वती के बीचों बीच बहने वाली नदी बताया गया। ठीक है, यमुना और सरस्वती के बीचों बीच जो है कौन सी नदी बहा करती थी, द्रसदवती नदी बहा करती थी। ठीक है, तो चोटांग के अंदर जाकर ये मिल जाती है। और द्रसदवती नदी का प्राचीन नाम ऋग्वेद के अंदर क्या बताया गया, तो गोरा नाम बताया गया है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, किसमें बताया गया, ऋग्वेद के अंदर जो क्या बताया गया है, गोरा नाम बताया गया ऋग्वेद में। ठीक है, क्या नाम बताया गया है ऋग्वेद में, गोरा। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, निकल करके कड़ जाओ है शाहपुर में मैदानी भाग में प्रवेश करा है। कुरुक्षेत्र के अंदर जो है लाडवा नामक स्थान के ऊपर प्राचीन काल में जो है ये नदी चोटांग नहर के अंदर, चोटांग नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। चोटांग जो है बिल्कुल चोटांग के अंदर क्या है, चोटांग को ही द्रसदवती नदी कहा जाता है। अरे थिंक लेस मोर यार, मैं ब्लॉक कर दूंगा था ना यार, पढ़ा लेने दे, क्यों बकवास करने लग रहा है यार। नहीं पढ़ना, तेरा नाम का एक्सटेंड हो रहा ना, पेपर क्लियर होता तेरा 100% लिखवा के ले जे, को नहीं होता तेरा। नू ना कहिए मैंने डिमोटिवेट करा है, जो सा आदमी नूहे बड़क मरो पेपर होगा को नहीं होगा, तेरा काम पढ़ने का यार, पढ़ तो पेपर लेना उनका काम है यार। फिर के तीर मार लेगा जे तो एक महीना पास होगा, फिर को समझेगा तेरा यार, बकवास करने लग रहा है यार। तो याद रखना चोटांग के अंदर जो है सहायक नदी, बोला कन्फर्म करो। मैं फोन मिलाऊं खतरी तो रवि बता दे, मैं तो क्लास में बड़का ना बताऊं यार, अजीब बात कर रहा है। अंडर 23 कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, फटाफट बताइए शाबाश। अंडर 23 जो है इस कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर जो है, फटाफट बताएगा कि अंडर 13 जो कुश्ती चैंपियनशिप है और 23 वाली है, इसके अंदर पहला भारतीय जिसने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। तो वो अमन सहरावत है, सत्येंद्र गहलोत है, जितेंद्र सिंह है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, फटाफट बताने का काम करेगा शाबाश। कल आज सुबह एक योजना की वीडियो डाली थी, अगर आपने ध्यान हो तो, और वो जो योजना की वीडियो जो थी, मैं फोन मिलाऊंगा नुकोगा मन और गैड़ बका खाम खानू का कन्फर्म की में चीज होगी तो नोटिस आऊगा, नोटिस आ रहा होता तना बेरा बह लिया पोस्टपोन का, तो फिर मेरे क्यों स्वाद ले रहे तरफ सोचेगा ना जाके। बताओ शाबाश। देखो योजनाएं डाली थी, योजनाओं में एक कमेंट आता नीचे, एक छोरी का, बहुत सियाणी छोरी थी, बोले जी आपने मुख्यमंत्री बागवानी योजना नहीं 1 जनवरी 2021 लिखा दी, आप गलत हो, पढ़ के आ करो आता है। और बोले यह योजना नहीं सितंबर में शुरू हुई थी, वो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना थे, बोली छोरी, सीएम बागवानी बीमा योजना, सीएम बागवानी बीमा योजना थी जो तो सितंबर में कहो थी, बागवानी बीमा योजना। ठीक है, सीएम बागवानी बीमा योजना थी, वो याद रखना, वो 22 सितंबर 2021 में शुरू हुई थी। ठीक है, 22 सितंबर 2021 को जो है मुख्यमंत्री बागवानी तो कर दी थी योजना 1 के तारीख ने, और फिर बीमा देना शुरू कर दिया था 22 सितंबर तक। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, सब्जी और मसाले, देखो सब्जी और मसाले, यो मैंने उसमें योजना में कराना भूल गया था यार, सब्जी और मसाले। ठीक है, तने कमेंट कर दिया, मेरे ध्यान में आ गया, नहीं छोड़ दी थी योजना। सब्जी और मसाले, इसमें प्रीमियम लिया जाएगा 750 रुपया का, और जब सब्जी और मसाले जो खराब हो गए तो हरियाणा सरकार 30,000 रुपए देने का काम करेगी। ठीक है, नंबर 2, अगर फड़क की कोई फसल है लगा रखी है, अमरूद है और एंड बैंड कुछ भी लगा रखा है, उसका प्रीमियम 1000 रुपए जो है सरकार भरवाओगी, और जब फसल खराब होगी तो उसके हरियाणा सरकार 40,000 रुपए देने का काम करेगी। ठीक है, उसके कितने रुपए हरियाणा सरकार देगी, तो याद रखना है 40,000 रुपए हरियाणा सरकार उसके देगी। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री बागवानी योजना पूछ रहे तो 1 जनवरी 2021, बागवानी बीमा योजना पूछ रहे तो 22 सितंबर 2021, सब्जी और मसाले के 750 रुपए लेके 30,000 देगी, फड़ा के 1,000 रुपए लेके कितने देगी, 40,000 रुपए। तो अंडर 23 जो कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वो कौन है, अमन सहरावत है वो। ठीक है, अमन सहरावत पहले खिलाड़ी बने हैं। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन भारत के कौन से राज्य के अंदर किया गया, फटाफट बताइएगा शाबाश।
एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन कौन से राज्य के अंदर किया गया? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर तेलंगाना के अंदर जो है सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उत्पादन करने का काम किया गया। हाँ, कल की क्लास में एक चीज रह गई थी, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद वो शायद 2.99 लिखा दिया था, उसको करेक्ट कर लें भाई, 3.99% हो जाएगा वो, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लें, 3.99% हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद वाला, ठीक है। 3.99% हो जाएगा। तो याद रखना, भारत का एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध थीम पार्क जो है लगभग 250 एकड़ के अंदर भारत के तेलंगाना राज्य के अंदर बनाने का काम किया गया। बौद्ध थीम पार्क कौन सा राज्य है? तेलंगाना, ठीक है। और वो दोबारा से फिर भाई एक बार कर लेना, मैंने क्लास के नीचे कमेंट में भी डाल दिया था, टेलीग्राम चैनल में भी। देखो भाई, मानवीय स्वभाव, गलती पढ़ाई हो जाए, कल गलती होगी थी तो तुरंत टेलीग्राम चैनल में डाल दिया था मैंने, तो इसलिए जरूरी है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम सारे के सारे इस चैनल को ज्वाइन करें आप। ज्वाइन करने के बाद में जो भी इस पे अभी क्लास खत्म होने के बाद में हरियाणा करंट अफेयर की, नेशनल करंट की क्विज है, 10-10, 12-12 प्रश्न पूछा करूं, ठीक है। देखिए शाबाश, तो 303.99% हो जाएगा। हरियाणा के किस नाले का उद्गम स्थान राजस्थान के अलवर से है? ये नाले हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। 3.99 ने बताया था कि मैंने, कहते 29 याद आओ मेरे, देख लियो भाई, 3.99 सही है, वो देख लियो था, ठीक है। बताइए साहब, हरियाणा के किस नाले का उद्गम स्थल जो है वो राजस्थान के अलवर से इस नाले का उद्गम स्थल होता है? तो फटाफट बताइएगा साहब, घाटा नाला, लंदोहा नाला या फिर भूरिया नाला या फिर मेहंदी बाड़ा नाला? घाटा नाला, जिसको बादशाहपुर नाला भी कहा जाता है, ठीक है। घाटा नाला जो है इसको बादशाहपुर नाला भी कहा जाता है। बादशाहपुर नाला ये दिल्ली से निकला है, दिल्ली के जो अरावली की रेंज जो है, दिल्ली की अरावली की पहाड़ियों से जो है कौन सा नाला निकलता है? तो आपने याद रखना बादशाहपुर नाला। नंबर 2 कौन सा है? लंदोह नाला। ये लंदोह नाला फटाफट बताने का काम करेगी कहां से निकलता है। ये नाला जो है राजस्थान के अलवर से निकलता है, राजस्थान के अलवर से निकलता है। इसके बाद कौन सा है? भूरिया नाला। तो भूरिया नाला जो है इसका उद्गम स्थल फटाफट बताइएगा कहां से होता है, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर जो एक पहाड़ी है, मेवला महाराजपुर की पहाड़ी, मेवला महाराजपुर, मेवला महाराजपुर की पहाड़ी है, और ये पहाड़ी कड़ा है। तो हरियाणा का जो फरीदाबाद जो, हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर मेवला महाराजपुर की पहाड़ी है। इसके अलावा जो है मेहंदी बाड़ा नाला, तो मेहंदी बाड़ा नाला बिल्कुल सही है, हरियाणा के गुरुग्राम से निकलने का काम है इस नाले का। और वो कौन सी पहाड़ी है? राजरवा की पहाड़ियां हैं गुड़गांव की, ठीक है। राजरवा, राजरवा की पहाड़ी है, GGM गुड़गांव की राजरवा की पहाड़ी, ठीक है। तो बादशाहपुर नाला दिल्ली की अरावली की पहाड़ियों से, घाटा नाला लंदो नाला अलवर के राजस्थान के अलवर से, भूरिया नाला मेवला महाराजपुर फरीदाबाद, और राजरवा की पहाड़ी जो गुड़गांव की, उससे कौन सा नाला निकलता है? तो मेहंदी बाड़ा नाला निकलता है। हाल ही में 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? 100 मीटर जो है फटाफट बताइएगा साहब, 100 मीटर रेस के अंदर जो 13 सेकंड में पूरी करने वाली भारत की पहली महिला है, उस महिला का नाम आपने बताना है, कौन बनी है? तो फटाफट बताइएगा साहब। मुख्यमंत्री प्रगतिशील, मुख्यमंत्री प्रगतिशील, मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना 2022 बहुत इंपॉर्टेंट योजना है भाई। जो प्रगतिशील किसान जो हैं वो काम क्या करते हैं? जो एडवांस लेवल की खेती करते हैं उनको लेकर के मनोहर लाल खट्टर जो है पीछे देने का काम करेगा। जो किसान पहले नंबर के ऊपर होगा उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। जो किसान दूसरे नंबर के ऊपर रहेगा उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 3 लाख रुपए देने का काम किया जाएगा। जो राज्यों में यानी जिले में, जो जिलों के अंदर जो प्रथम आएगा उसको 50,000 रुपए प्रगतिशील किसान को देने का काम किया जाएगा, और जो तीसरे नंबर के ऊपर रहेगा उसको 1 लाख रुपए जो है देने का काम किया जाएगा, ठीक है। उसको कितने? 1 लाख रुपए देने का काम किया जाएगा, ठीक है। और ज्योति यराजी, बी उत्तर गलत है, ज्योति यराजी आपने ध्यान रखना है। 13 सेकंड में 100 मीटर की बाधा दौड़ पूरी करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? ज्योति यराजी। कौन बनी है? ज्योति यराजी। तो 5 + 3 + 1, ठीक है। 5 + 3 + 1, प्रगतिशील किसान को 5 लाख रुपए, दूसरे वाले को 3 लाख, तीसरे वाले को 1 लाख। जो जिलों में प्रथम स्थान के ऊपर रहेगा उसको कितने रुपए? 50,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी, ठीक है। 50,000 रुपए हरियाणा सरकार देगी। देखो भी क्या मंदाकिनी कितनी आकाश गंगाओं का वृहद पुंज है, यानी गैलेक्सी पूछ रही है कितनी आकाश गंगाओं का पुंज है, ये बात आपने बतानी है। सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा का कौन सा नंबर है? सॉफ्टवेयर निर्यात, ठीक है।
सॉफ्टवेयर निर्यात जो है इसके अंदर हरियाणा का नंबर मुझे फटाफट बताने का काम करेंगे। मंदाकिनी कितनी वृहद पुंज है, और सॉफ्टवेयर निर्यात जो है इसके अंदर हरियाणा का स्थान कौन सा है सॉफ्टवेयर निर्यात के अंदर, फटाफट बताने का काम करिएगा। बस थोड़ी देर और चलेगी सोनिया रंगा। इसके अलावा गरीबी सूचकांक, गरीबी सूचकांक जो है अभी जारी किया था, कल की क्लास में गरीबी सूचकांक का जिक्र हुआ था। हरियाणा के अंदर 22.28% गरीब है, और हरियाणा का 21वां स्थान है गरीबी के अंदर। सबसे गरीब जिला मेवात है, और सबसे अमीर जिला इसमें कौन सा बताया गया है, तो सबसे अमीर जिला इसके अंदर यमुनानगर बताया गया है। तो फटाफट बताइए कितनी वृहद पुंज है, तो 24 जो है, 24 का क्या है, ये पुंज है। अगला प्रश्न देखिएगा से बस, हाल ही में भारत शतरंज खेलने वाले कितने शीर्ष देशों के अंदर शामिल हो गया। ये एक कमेटी है इन देशों की, और उन देशों के अंदर जो है भारत जो है क्या हो जाता है, भारत इसके अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट बताइएगा। अच्छा, नीति आयोग का एक स्कूल सूचकांक है, एक नीति आयोग का जो है एक नीति आयोग ने एक स्कूल सूचकांक जारी किया है, स्कूल सूचकांक। और इस नीति आयोग के स्कूल सूचकांक के अंदर जो है हरियाणा का भारत में नंबर कौन सा है। देखो हरियाणा जो है, याद रखना 12 में जो शीर्ष 12 देश हैं जो शतरंज खेलते हैं उनके अंदर जो है भारत भी शामिल हो गया। ठीक है, ये चीज करना अपने। अच्छा, स्कूल सूचकांक के अंदर नंबर पूछे तो कौन सा, अब कितना नंबर है, तो याद रखना है हरियाणा का नंबर तीसरा है किसके अंदर, स्कूल सूचकांक के अंदर। तमिलनाडु के मैदान जो चावल की खेती के लिए उपयुक्त है वो कौन सी नदी के द्वारा सिंचित मैदानों से बने हैं, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में पूछ रहे हैं कि वह नदी कौन सी जहां पर के हैं चावल के वो मिलते हैं। ठीक है, चावल, तो फटाफट बताएगा कि वो कौन से हैं चावल। नागरिक केंद्रित सूचकांक, नागरिक केंद्रित सूचकांक, नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक में हरियाणा का नंबर कौन सा है। नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक के अंदर हरियाणा का नंबर कौन सा है, फटाफट बताएगा शाबाश। वो नदी कौन सी जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद तमिलनाडु जाती है, तमिलनाडु में जाने के बाद में बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर गिरती है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से उसको पुकारा जाता है। इसके अलावा तमिल साहित्य में उसका नाम क्या है, पोनी नाम है। और वो नदी कौन सी है, तो कावेरी नदी, जिसको कुआरी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है कर्नाटका की, यहां से यह नदी निकलती है। ठीक है, नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक के अंदर भारत में हरियाणा का नंबर कौन सा है, पहला नंबर है। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 700 यूनिट की कितनी इकाई स्थापित करने का काम किया गया है। जो फतेहाबाद जिले के गोरखपुर के अंदर जो है, गोरखपुर के अंदर 700 यूनिट की कितनी इकाइयों को स्थापित करने का काम किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और बता दीजिए कि आधार नामांकन में हरियाणा का नंबर कौन सा है। आधार नामांकन जो है, आधार नामांकन के अंदर हरियाणा का देश के अंदर कौन सा स्थान है, आधार नामांकन के अंदर। ठीक है, तो ये कितनी है 700 गुणा 4, 700 गुणा 4 टोटल जो है 2800 मेगावाट, याद रखना 2800 मेगावाट का ये गोरखपुर की परमाणु संयंत्र योजना है। 700 गुणा में 4। आधार नामांकन में हरियाणा का नंबर कौन सा है, तो आधार नामांकन के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश का नंबर, याद रखना आपने, पहले स्थान के ऊपर आधार नामांकन के अंदर हमारा हरियाणा है। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन कितने रुपए होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है, जिसको सीएजी बोलते हैं, कैग बोलते हैं, इसका वेतन आपने बताने का काम करना, फटाफट बताएगा साहब। देखो पहला कार्यालय इसका महालेखा परीक्षक का कब खोला गया था, 1858 के अंदर खोलने का काम किया था। एक पहले बंदे का जिक्र भी हमने किया था कि पहला कैग भारत का कौन था, पहला कैग एडवर्ड कौन था, एडवर्ड ड्रम, जो 1960 में बना था। एडवर्ड ड्रम्स जो था वो पहला कैग था। 1858 के अंदर जो था इसका क्या हुआ था, पहला ऑफिस खुला था। अनुच्छेद 148 के तहत जो है भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, इसका गठन करने का काम करता है। 6 वर्ष या 65 साल दोनों में से जो भी पहले हो जाए तो ये क्या होता है, ये रिटायरमेंट होता है। और वर्तमान समय में भारत के सीएजी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो वर्तमान समय में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान समय में भारत के क्या है, सीएजी हैं। और इसको वेतन जो है कितने रुपए दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। 1858 के अंदर पहला कार्यालय खोलने का काम किया गया था। उद्योग के क्षेत्र में दिए जाने वाले मुख्यमंत्री आभूषण पुरस्कार की राशि कितनी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो उद्योगों के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, बिल्कुल प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार की राशि कितनी है, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 75,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए। प्रगतिशील किसानों को पहले नंबर पर आने वाले को 5 लाख, दूसरे नंबर पर 3 लाख, तीसरे नंबर पर 1 लाख। जिला स्तर पर जो प्रगतिशील किसान फर्स्ट होगा उसको 50,000 रुपए हरियाणा सरकार जो है वो देगा।
हरियाणा करंट अफेयर भाई आपने सिर्फ पिछले एक साल की यूं लगा लो, 2021 के अक्टूबर नवंबर महीने से लेके और 2022 के लगभग पिछले एक साल की मान के चलो आप वो करंट अफेयर कर सकते हैं। जब आप यूट्यूब पे हरियाणा करंट अफेयर लिखोगे तो मेरी वीडियो पहले या दूसरे नंबर पर आओगी। लगभग 1,83,84,000 व्यू है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसकी जो पीडीएफ है वो जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर दी गई है। हरियाणा पुलिस बिल्कुल सही है, 50,000 रुपए जो है हरियाणा मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार की नामी राशि। किस देश ने राष्ट्रपति शक्ति को कम करने के लिए संविधान के अंदर संशोधन करने का काम किया गया है? राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने के लिए संविधान में संशोधन करने का काम कौन से देश के द्वारा किया गया? तो आपने याद रखना है श्रीलंका के द्वारा जो है ये संशोधन करने का काम किया गया। ठीक है, तो बिल्कुल भाई जिसने सीजीएल की कोचिंग लेनी है, सीपीओ की कोचिंग लेनी है, उसके ऊपर जो है 30 अक्टूबर, आज है कि 30 तारीख, तो 30 अक्टूबर से जो है क्या है, आज है कि 30, हाँ आज एक बैच शुरू हो रहा है उसके ऊपर एसएससी सीजीएल का और सीपीओ का। थ्योरिटी जो है थ्योरिटिकल पार्ट जो है वो रिकॉर्डेड रहेगा, एमसीक्यू जो लाइव करवाया जाएगा 1000 घंटे। इसके अलावा 10 तारीख को जब आप सीईटी दे लोगे उसके बाद एसएससी जीडी का एक बैच स्पेशल बैच शुरू होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और घोषणा करूंगा, अभी जो मैं एसएससी जीडी यानी नेशनल जीके की क्लास, अब हरियाणा जीके तो खत्म हो जाओगे इसके बाद, इस जैसे अपना 5-6 नवंबर को सीईटी हो जाएगा उसके बाद भी कंटिन्यूस क्लास को कोशिश करूंगा कि 8 बजे जारी रह जाओ, बट उसमें नेशनल जीके और नेशनल करंट अफेयर करवाने की कोशिश किया करूंगा। ठीक है, बिल्कुल भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हाँ, टेलीग्राम चैनल के अंदर जिसने भी क्विज अपनी तैयारी को देखना है तो क्विज अभी पूछूंगा, 10-15 क्वेश्चन पूछूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान पर सारे के सारे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।